ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड किन शी को देखते हैं जो एक लॉयर है। किन शी के मेंटर ने उसके डॉक्यूमेंट्स में फेरबदल करके उसका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड की जगह मैरिड दिखा दिया, क्योंकि कंपनी सिर्फ मैरिड लॉयर्स को ही हायर करती थी। उसने यांग हुआ का नाम अपने हस्बैंड के तौर पर रजिस्टर करवा दिया, लेकिन बेचारे यांग हुआ को तो पता भी नहीं है कि उसकी शादी हो चुकी है। इसके बाद हम मेल लीड यांग हुआ को देखते हैं, जहां उसकी मॉम उसे एक लड़की की फोटो दिखाकर पूछती हैं, तुमने इसे रिजेक्ट क्यों किया? यांग हुआ रिप्लाई करता है, वो हमारी फर्स्ट डेट पर 30 मिनट लेट थी। उसकी मॉम कहती हैं, वो एक लड़की है तो क्या बड़ी बात हो गई अगर वो थोड़ा लेट हो गई तो? यांग हुआ कहता है, अगर वो फर्स्ट डेट पर टाइम वेस्ट कर सकती है तो वो अपनी पूरी लाइफ ऐसा ही करेगी, और उसने लेट होने के लिए अपोलोजाइज भी नहीं किया। फिर उसकी मॉम उसे और लड़कियों की फोटोज दिखाती हैं और रिजेक्ट करने के रीजंस पूछती हैं। यांग हुआ बहाने बनाता रहता है और आखिर में कहता है, हाँ एक लड़की थी जो मुझे ठीक लगी, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं आया, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? उसकी मॉम कहती हैं, मेरा बस एक ही सपना है, तुम्हारी सक्सेस और तुम्हारी फैमिली देखना, लेकिन तुम्हारे पास ना तो फैमिली है और ना ही करियर में सक्सेस। फिर वो उसे एक लड़की की फोटो देती हैं जो एक लॉयर है। यांग हुआ उससे मिलने जाता है और फीमेल लीड किन शी भी उसी लोकेशन पर अपनी बॉस मिस यू ही की एनिवर्सरी पार्टी में आई होती है। किन शी वहां यांग हुआ को देखती है और सबके सामने अनाउंस कर देती है, ये मेरा हस्बैंड है, और फिर उसे किस कर देती है। यांग हुआ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए वो उसे साइड में ले जाकर पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? किन शी रिप्लाई करती है, मुझे ये जॉब पाने के लिए झूठ बोलना पड़ा। यांग हुआ कहता है, तुम्हारे पास 3 दिन है सबको सच बताने के लिए, और वहां से चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो दरवाजा लॉक्ड होता है। उसकी मॉम ने उसे घर से बाहर निकाल दिया होता है। तभी उसे अपने डैड का मैसेज आता है, मैंने तुम्हारे लिए बाहर कुछ पैसे छोड़ दिए हैं, जब तक तुम्हारी मॉम शांत ना हो जाए तब तक इन्हें यूज कर लेना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग हुआ एक होटल में बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। वो होटल की बेडशीट्स और पिलोज हटा देता है, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ पाती। सुबह किन शी अपनी बॉस मिस यू ही के साथ जॉगिंग पर जाने के लिए वेट कर रही होती है। मिस यू ही आती हैं और किन शी उनकी कार में बैठ जाती है। मिस यू ही कहती हैं, तुम्हारा हस्बैंड काफी यंग और हैंडसम है। जॉगिंग करते हुए किन शी को याद आता है कि उसे 3 दिनों के अंदर यांग हुआ के साथ अपने रिलेशनशिप का सच बताना है। वो मौका देखकर मिस यू ही से कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस यू ही रिप्लाई करती हैं, मुझे पता है तुम अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए छुट्टी चाहती हो, लेकिन तुम्हें तब तक कोई लीव नहीं मिलेगी जब तक तुम मिस लान को हमारा क्लाइंट नहीं बना लेती। इस बीच हम यांग हुआ को अपने फ्रेंड के साथ जिम में देखते हैं। उसका फ्रेंड कहता है, तुमने अपनी मॉम से आर्ग्यू क्यों किया? वो तो बस तुम्हारी शादी करवाना चाहती हैं। यांग हुआ जवाब देता है, शादी तो बस एक बहाना है, वो चाहती हैं कि मैं कोई जॉब ढूंढ लूं। वो आगे कहता है, मुझे अपनी ऑनलाइन जॉब पसंद है, और कहता है, मुझसे शादी के बारे में बात मत करो, आजकल शादी से ज्यादा तो डिवोर्स होते हैं, शादी करने का पॉइंट ही क्या है? दूसरी तरफ हम वू फे को देखते हैं, जो मिस यू है की कंपनी में एक नई एम्प्लॉय है। मिस ली वू फे से कहती हैं, इस केस स्टडी पर वर्क करो। वू फे जवाब देती है, सॉरी लेकिन प्लीज ये टास्क किसी और को असाइन कर दीजिए, क्योंकि मैं मिस चिन शी की लीगल असिस्टेंट हूँ और सिर्फ उनके दिए हुए टास्क ही कंप्लीट करूंगी। ये सुनकर मिस ली गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती हैं। अगले सीन में वू फे चिन शी को मिस लान के बारे में डिटेल्स देती है और बताती है वो एक चैरिटी डिनर में अटेंड करेंगी। चिन शी को डिनर में एंट्री चाहिए होती है, लेकिन वू फे कहती है वहां सिर्फ फैमिली मेंबर्स या मैरिड कपल्स को ही एंट्री अलाउड है। चिन शी डिसाइड करती है कि वो यांग हुआ के साथ डिनर में जाएगी। इसी बीच यांग हुआ पोस्ट करता है, मुझे एक फेक गर्लफ्रेंड चाहिए। चिन शी भी ये पोस्ट देख लेती है। यांग हुआ एक रेस्टोरेंट में अपनी फेक गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा होता है। चिन शी वहां पहुंचती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यांग हुआ मना कर देता है। चिन शी उसकी कार में बैठ जाती है और कहती है, बस मुझे खुद को एक्सप्लेन करने का एक चांस दो। लेकिन यांग हुआ कहता है, तुम्हारे पास इस रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए सिर्फ 26 घंटे बचे हैं। चिन शी गुस्सा हो जाती है, जाने लगती है, लेकिन फिर रुकती है, अपोलोजाइज करती है और कहती है, मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ, लेकिन मेरे पास अपना कैरियर बचाने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने तुम्हारी फोटो देखकर तुम्हें चुना था, लेकिन अब मुझे मेक रहा है कि मैंने गलत इंसान को चुन लिया। इतना कहकर चिन शी चली जाती है। यांग हुआ का फ्रेंड उसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि चिन शी फेक है, तुम्हें उससे अपोलोजाइज करना चाहिए। चिन शी का नाम सुनते ही यांग हुआ गुस्से में कार से बाहर निकल जाता है, लेकिन अब यांग हुआ के पास चिन शी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि उसके पास अपना रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं होते। यांग हुआ चिन शी को कॉल करता है, अपोलोजाइज करता है और उससे दोबारा मिलने के लिए कहता है। अगले सीन में चिन शी उससे मिलने आती है। चिन शी कहती है,
तुम तो मुझे एक गंदा इंसान कह रहे थे, इतनी जल्दी तुम्हारा मन कैसे बदल गया? यांग हुआ जवाब देता है, मुझे लगता है कि तुमने अपना कैरियर बचाने के लिए झूठ बोला और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अब मुझे तुम्हें बेहतर समझने का चांस दो। चिन शी कहती है, तुम्हें 6 महीने तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बनना होगा, तुम्हें मेरे साथ कुछ इवेंट्स में अटेंड करना होगा और एक कपल की तरह बिहेव करना होगा, बाकी टाइम तुम जो चाहो कर सकते हो। चिन शी उसे एग्रीमेंट देती है और यांग हुआ उसे साइन कर देता है। एग्रीमेंट साइन करने के बाद चिन शी कहती है, आज शाम तुम्हें मेरे साथ एक चैरिटी डिनर में चलना होगा, लेकिन उससे पहले हम तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी मॉम से मिलेंगे। मैं वहां सिर्फ 2 घंटे रुकूंगी। मैं इसका नाम अपनी प्रॉपर्टी में शामिल करूंगा और शादी के बाद हम यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। उसकी मॉम समझ जाती हैं कि ये सब एक एक्ट है। वो कहती हैं, ठीक है, 1 साल का वेट क्यों करना, 3 महीने में शादी कर लो। यंग हुआ टेंस हो जाता है क्योंकि उसका प्लान काम नहीं कर रहा होता। तभी चिंचू कहती है, चलो आज ही शादी कर लेते हैं, और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उसकी मॉम शॉक्ड रह जाती है, ये सोचकर कि कहीं वो सच में शादी ना कर ले। जाते हुए चिंचू यंग हुआ से कहती है, खुद को एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन समझो और हमारा 2.5 साल का एक बच्चा है जिसका अब्रॉड में ट्रीटमेंट चल रहा है। यंग हुआ कहता है, तुमने कहा था कि हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, तो ये 2.5 साल का बच्चा कहाँ से आ गया? इस पर चिंचू जवाब देती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा शादी से पहले का है या बाद का। अगले सीन में दोनों एक होटल में जाते हैं और अपने रूम में चैरिटी डिनर के लिए तैयार होने लगते हैं। चिंचू बाहर आकर उससे कहती है, मेरी ड्रेस की जिप बंद कर दो। ये सुनकर यंग हुआ बहुत नर्वस महसूस करता है, लेकिन हिचकिचाते हुए जिप बंद करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो जिप बंद करने वाला होता है वो फिसल जाता है, लेकिन फिर उठता है और जिप बंद कर देता है। चिंचू उससे कहती है, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ और नहीं है? फिर वो उसे कपड़े दिलाने ले जाती है। यंग हुआ नए कपड़े पहनकर बाहर आता है, लेकिन वो प्राइस को लेकर वरीड होता है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव थे। अगले सीन में हम मिस लैन को चिन-चू का परिचय जिन हुई से करवाते हुए देखते हैं, जो वू फे का बॉयफ्रेंड है और चिन-चू का एक्स बॉयफ्रेंड भी। हालांकि चिन-चू उसे इग्नोर करके चली जाती है। अगले सीन में चिन-चू अपने रूम से बाहर आती है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे एक रूम में खींच लेता है। चिन-चू उससे कहती है, मुझे जाने दो वरना मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी। वो पीछे हटता है और पूछता है, इस चैरिटी डिनर में आने के पीछे तुम्हारा इंटेंशन क्या है? चिन-चू जवाब देती है, उससे तुम्हारा क्या लेना देना, अपने काम से काम रखो। इस बीच हम यंग हुआ को चिन-चू को ढूंढते हुए देखते हैं। उसे ढूंढते हुए वो उसी रूम में घुस जाता है, चिन-चू को लेता है और वहां से चला जाता है। बाहर यंग हुआ उससे पूछता है, तुम ठीक हो? चिन-चू जवाब देती है, अगर मैं कहूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ तो क्या तुम मुझसे फाइट करोगे? यंग हुआ कहता है, फाइटिंग से कुछ सॉल्व नहीं होगा, मैं बस पुलिस को कॉल कर दूंगा। अगले सीन में हम चिन-चू को मिस लैन से पूछते हुए देखते हैं, प्लीज मुझे अपनी नीस का केस हैंडल करने का मौका दीजिए। लेकिन मिस लैन जवाब देती है, अगर मेरी नीस दैन पिंग ने इस केस के लिए मिस ली दाई को चुना है तो उसने किसी वजह से ही ऐसा किया होगा। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम्हें और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये कहकर वो चली जाती हैं। मिस लैन के जाने के बाद चिन-चू का एक्स बॉयफ्रेंड आता है और कहता है, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। तभी यंग हुआ चिन-चू के लिए एक डिश लेकर आता है। हालांकि चिन-चू को उस डिश से एलर्जी होती है, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड जानता है, लेकिन यंग हुआ नहीं। अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए चिन-चू वो डिश खा लेती है और फिर यंग हुआ के साथ अपने रूम में वापस चली जाती है। डिश की वजह से चिन-चू को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। यंग हुआ उससे कहता है, तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए वो डिश क्यों खाई जिससे तुम्हें एलर्जी है? वैसे मुझे बताओ, तुमने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया? चिन-शी कहती है, तुम मेरे बारे में इतना क्यों जानना चाहते हो? यंग हुआ जवाब देता है, मुझे गलत मत समझो, चूंकि मुझे तुम्हारे हस्बैंड का रोल प्ले करना है तो मैंने सोचा कि मुझे ये पता होना चाहिए, लेकिन अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। इसके बाद चिन-शी कहती है, मेरी एलर्जी की मेडिसिन कार में है, क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो? उसके जाने के बाद एक वेटर आता है, किसी को कुछ मेडिसिन देता है और चला जाता है। जब यंग हुआ चिन-शी की मेडिसिन निकालता है तो वो नोटिस करता है कि वो एक्सपायर्ड हो चुकी है। वो एक गार्ड से पूछता है, क्या पास में कोई फार्मेसी है? गार्ड उसे फार्मेसी का रास्ता बताता है और यंग हुआ चिन-शी के लिए नई मेडिसिन खरीदने चला जाता है। जब वो लौटता है तो देखता है कि चिन-शी पहले ही सो चुकी है और वही मेडिसिन टेबल पर रखी हुई है। उसके बाद यंग हुआ भी सोने की कोशिश करता है, लेकिन चिन-शी के खर्राटों की रेड्यूसिस से वो सो नहीं पाता, इसलिए वो कार में जाकर सो जाता है। अगली सुबह चिन-शी घर जाने के लिए तैयार होती है और देखती है कि यंग हुआ अभी भी कार में सो रहा है। वो उससे पूछती है, तुम कार में सोने क्यों आ गए? यंग हुआ जवाब देता है, मैंने सोचा कि कहीं मेरी वजह से तुम्हें डिस्टर्ब ना हो। चिन-शी कहती है, क्या तुम खर्राटे लेते हो? चिंता मत करो, मेरे सो जाने के बाद अगर भूकंप भी आ जाए तो भी मैं नहीं उठूंगी। बेचारा यंग हुआ चुपचाप सुनता है और कुछ नहीं कहता। इसके बाद चिन-शी कार बहुत फास्ट चलाती है, जिससे यंग हुआ डर जाता है और चिल्लाने लगता है।
फिर चिनशी उसे होटल के बाहर ड्रॉप करती है और चली जाती है। उसके जाने के बाद यंग हुआ को रियलाइज होता है कि उसका सामान अभी भी कार में है। इस बीच यंग हुआ को अपने डैड का मैसेज आता है, तुमने अपनी मॉम के कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुमने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है? यंग हुआ को अचानक याद आता है, चूंकि मैंने शादी के लिए हाँ कह दी है तो अब मैं घर वापस जा सकता हूँ। घर पर वो अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और कहता है, मैंने 2 दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। उसकी मॉम कहती हैं, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे मैंने तुम्हारे डैड से तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बात की है और हम तुम्हारी वेडिंग के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। ये सुनकर यंग हुआ बहुत वरीड हो जाता है। अगले सीन में हम चिनशी को घर लौटते हुए देखते हैं। उसे यंग हुआ का कॉल आता है जो कहता है, तुमने मेरा सामान अभी तक क्यों नहीं भेजा? चिनशी उठती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। वो जवाब देती है, मुझे अभी कुछ काम है, तुम खुद आकर अपना सामान ले जाओ, मैं तुम्हें अपना होम एड्रेस भेज दूंगी। अगले सीन में हम चिनशी की डोरबेल बजते हुए देखते हैं। वो लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोलती है और बाहर यंग हुआ को पाती है जो कहता है, काफी टाइम हो गया, मेरा सामान दो, मैं अब जा रहा हूँ। वो उसकी चोट को नोटिस करता है और पूछता है, तुम्हारे पैर में क्या हुआ? चिनशी कहती है, बस अभी अभी चोट लगी है। यंग हुआ अंदर आता है और चिनशी पूछती है, क्या तुम कुछ काम में मेरी हेल्प कर सकते हो? जब यंग हुआ कोई जवाब नहीं देता तो वो पूछती है, क्या तुम्हें बदले में कुछ चाहिए? यंग हुआ कहता है, नहीं, लेकिन चिनशी इंसिस्ट करती है, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कुछ कहना चाहते हो। यंग हुआ जवाब देता है, हाँ, मुझे बदले में कुछ चाहिए, लेकिन पहले मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और फिर हम इस बारे में बात कर सकते हैं। वो काफी देर तक काम करते रहते हैं। अगली सुबह हम यंग हुआ को देखते हैं जो रात में चिनशी के घर पर ही रुका था। वो चिनशी के साथ पिक्चर्स लेने लगता है और कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ लगता है। चिनशी उसे पिक्चर्स लेते हुए पकड़ लेती है और चेक करने के लिए उसका फोन छीन लेती है। यंग हुआ कहता है, मैं तो बस अपनी मॉम को दिखाने के लिए हमारी एक पिक्चर ले रहा था। चिनशी कहती है, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। वो तैयार होती है, यंग हुआ का फोन लेती है और उनका एक क्यूट कपल की तरह बिहेव करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करती है। फिर वो यंग हुआ से कहती है, ये वीडियो अपनी मॉम को भेज दो, मुझे लगता है ये काफी होगा। यंग हुआ कहता है, ये काफी नहीं है, मेरी मॉम चाहती हैं कि हम साथ रहें। चिनशी जवाब देती है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ रह सकते हो। वैसे भी तुम्हारी मॉम तब तक यकीन नहीं करेंगी जब तक वो हमें साथ नहीं देख लेती। यंग हुआ पूछता है, क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा? चिनशी उसे एक स्टडी रूम में ले जाती है और कहती है, तुम यहाँ रहोगे। यंग हुआ रेंट देने की ऑफर करता है लेकिन चिनशी लेने से मना कर देती है। अगले सीन में हम यंग हुआ की मॉम को वो वीडियो देखते हुए देखते हैं जो चिनशी ने बनाया था। वो यंग हुआ के डैड पर चिल्लाने लगती है, यंग हुआ सच में उस लड़की के साथ रहने चला गया है। ये सुनकर उसके डैड जवाब देते हैं, तुम ही ने तो ये कंडीशन रखी थी, तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम यंग हुआ को चिनशी के जाने के बाद उसका घर क्लीन करते हुए देखते हैं। वहां उसे चिनशी की एक हॉट ड्रेस मिलती है। उसे देखकर वो नर्वस हो जाता है और जल्दी से उसे वापस रख देता है। दूसरी तरफ हम चिनशी की कोलीग ली डाई को देखते हैं। ली दाई की मदर उसे एक डेट के लिए एक लड़के की फोटो भेजती हैं और ये भी बताती हैं उसका नाम यंग हुआ है। ली दाई को अचानक याद आता है चिनशी के हस्बैंड का नाम भी यंग हुआ है और उसकी मॉम ने यंग हुआ के बारे में जो डिटेल्स भेजी थी वो चिनशी के हस्बैंड की डिटेल से मैच करती हैं। अगले सीन में हम यंग हुआ को कुछ सामान खरीद कर घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। रास्ते में वो अपनी मॉम को कॉल करता है और उनसे पूछता है, आप अभी भी एक मैच मेकर के थ्रू मेरे लिए ब्लाइंड डेट्स क्यों अरेंज कर रही हैं? मेरी अब एक गर्लफ्रेंड है। उसकी मॉम बहाने बनाने लगती है, मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया कि तुम शादी करने वाले हो, इसलिए वो तुम्हें अभी भी सिंगल समझते हैं और हम उन्हें पहले ही एडवांस में पे कर चुके हैं, तो बस एक बार उस लड़की से मिल लो और इस बारे में चिनशी को मत बताना। फिर लिफ्ट में उसकी मुलाकात रेन में से होती है जो चिनशी की सिस्टर इन लॉ है। उसे देखकर रेन में चिनशी को मैसेज करती है, तुम्हारा इतना हैंडसम नेबर है, तुमने मुझे कीप्स क्यों नहीं बताया? वो जवाब देती है, नहीं, मेरा कोई हैंडसम नेबर नहीं है। अचानक उसे ख्याल आता है कहीं वो यंग हुआ के बारे में तो बात नहीं कर रही। वो तुरंत रेन में को कॉल करती है और कहती है, आज मेरी एक मीटिंग है इसलिए मुझे घर आने में लेट हो जाएगा और हम साथ में डिनर नहीं कर पाएंगे, तो तुम मेरे घर मत आना। लेकिन रेन में जवाब देती है, मैं तो तुम्हारे घर आ भी चुकी हूँ और अगर तुम नहीं भी आओगी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ कोई और है जिसके साथ मैं डिनर कर सकती हूँ। इतना कहकर वो कॉल काट देती है। चिनशी फिर यंग हुआ को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन रेन में यंग हुआ का फोन उठा लेती है और चिनशी से कहती है, तुम अपने काम पर फोकस करो, हम यहाँ टाइम पास कर सकते हैं। ये सुनकर चिनशी तुरंत घर के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हम ली डाई को देखते हैं जो सोच रही होती है क्या होगा अगर ब्लाइंड डेट वाला लड़का और चिनशी का हस्बैंड एक ही इंसान निकले। कंफर्म करने के लिए वो चिनशी की डेस्क पर रखी उसके हस्बैंड की फोटो देखने की कोशिश करती है लेकिन वू फे उसे किनशी के ऑफिस में तांग झांक करते हुए पकड़ लेती है। ली दाई उससे पूछती है, किनशी कहाँ है?
वू फे जवाब देती है उसे एक इमरजेंसी आ गई थी इसलिए वो अपने घर चली गई। अगले सीन में किन शी घर पहुंचती है। रेन में उसे डिनर के लिए ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन किन शी उसे इग्नोर करती है और यांग हुआ को अपने रूम में खींच कर ले जाती है और पूछती है तुमने उसे क्या बताया। यांग हुआ जवाब देता है चिंता मत करो, मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। फिर किन शी पूछती है तुम जानते भी हो कि वो कौन है। यांग हुआ जवाब देता है हाँ, उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारी स्कूलमेट है। इसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं और किन शी यांग हुआ को बताती है वो सिर्फ मेरी स्कूलमेट ही नहीं बल्कि मेरी सिस्टर इन लॉ भी है। और फिर वो तीनों साथ बैठकर ड्रिंक्स करते हैं। बाद में रेन में यांग हुआ से उसे वी चैट पर ऐड करने के लिए कहती है, लेकिन यांग हुआ मना कर देता है और कहता है मैं सोशल मीडिया ज्यादा यूज नहीं करता। रेन में पूछती है तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। यांग हुआ अपनी ओपिनियन शेयर करने लगता है, मुझे लगता है कि लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। तभी किन शी उसे और बोलने से रोक देती है, उसे बाहर खींचती है और कहती है अगर तुम थोड़ी देर और यहाँ रहे तो तुम सब कुछ अगल दोगे, इसलिए बेहतर है कि जब तक रेन में अंदर है तुम चले जाओ। फिर वो उसे बाहर भेज देती है और खुद अंदर चली जाती है। अगले सीन में हम जुन हुई को अपने ऑफिस में सोते हुए देखते हैं। तभी उसे वू फे का कॉल आता है। वू फे कहती है मुझे पता है तुम अभी भी ऑफिस में हो, चलो उठो और अब घर जाओ। जुन हुई घर की तरफ जाने लगता है। वू फे फिर कहती है आज किन शी ने मुझसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछा था। जुन हुई पूछता है क्या तुमने उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दिया। वू फे जवाब देती है नहीं, मैंने उसे सिर्फ ये बताया कि तुम एक लॉयर हो और जी में कंपनी में काम करते हो। मैंने तो कंपनी में किसी को ये भी नहीं बताया है कि मैं ओनर की डॉटर हूँ, वरना लोग मेरे बारे में र्यूमर्स फैलाने लगेंगे। इसके बाद कॉल खत्म हो जाता है और जुन हुई किन शी के घर के बाहर रुकता है। उसी टाइम यांग हुआ आइसक्रीम लेकर घर लौट रहा होता है। जुन हुई उसे देखता है और पूछता है क्या तुम भी यहीं रहते हो। यांग हुआ जवाब देता है हाँ, क्या तुम किन शी से मिलने आए हो। वो कहता है नहीं, मैं उससे मिलने नहीं आया हूँ, मैं पहले इस एरिया में रहता था तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। यांग हुआ अंदर जाने लगता है और तभी रेन में जो बहुत ज्यादा नशे में थी बाहर आती है। यांग हुआ अंदर जाता है और देखता है कि घर पूरी तरह से मेसी है। वो उसे क्लीन करने लगता है। तभी किन शी शावर लेने के बाद बाथरूम से बाहर आती है। उसे ऐसे देखकर यांग हुआ ऑकवर्ड फील करता है और तुरंत नजरें हटा लेता है। वो फिर कहता है जाकर कुछ कपड़े पहन लो। बाद में किन शी अपने रूम में चली जाती है और यांग हुआ फिर से घर क्लीन करने लगता है। जब वो तैयार होकर बाहर आती है और ऑफिस जाने लगती है तो यांग हुआ उसे रोकता है और कहता है रात के 10 बजे ऑफिस कौन जाता है। फिर वो उसे पकड़ता है, उसके रूम में ले जाता है और उसे बिस्तर पर लिटाकर फिर से बाहर आ जाता है। अगले सीन में हम यांग हुआ को शावर में देखते हैं जब उसे बाहर से किन शी की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आता है और देखता है कि किन शी फिर से ऑफिस जा रही है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किन शी कहती है मेरा काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यांग हुआ उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे वापस खींच लेता है। वो दोनों एक दूसरे को काफी देर तक देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद यांग हुआ उसे उठाता है और वापस उसके रूम में ले जाता है। अगली सुबह किन शी उठती है और अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है कि यांग हुआ उसके दरवाजे के बाहर फ्लोर पर सो रहा था ताकि उसे जाने से रोक सके। लेकिन किन शी को समझ नहीं आता कि वो फ्लोर पर क्यों सो रहा था। अगले सीन में हम यांग हुआ और किन शी को साथ बैठकर कॉफी पीते हुए देखते हैं। किन शी कहती है जब मैं पीती हूँ तो मैं रात में उठकर ऑफिस जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इसे इतना सीरियसली मत लो, मैं बस कुछ कदम चलती हूँ और फिर फ्लोर पर ही सो जाती हूँ। फिर वो कहती है सबसे पहले हमें दरवाजे का पासवर्ड बदलना होगा। यांग हुआ जवाब देता है मैंने पासवर्ड पहले ही बदल दिया है। अगले सीन में ली दाई किन शी के रूम में उसके हस्बैंड की फोटो देखने जाती है ताकि कंफर्म कर सके कि उसकी ब्लाइंड डेट वाला लड़का और किन शी का हस्बैंड एक ही है या नहीं। तभी किन शी अंदर आती है और पूछती है तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो। ली दाई बहाना बनाते हुए कहती है मैं यहाँ तुम्हें थैंक यू कहने आई थी। इतना कहकर वो किन शी की फोटो गिरा देती है और उसे उठाने के बहाने उसे देख लेती है, लेकिन उस फोटो में यांग हुआ किन शी के साथ नहीं था। ली दाई फोटो वापस रखती है और चली जाती है। अगले सीन में हम यांग हुआ को अपने घर लौटते हुए देखते हैं। उसके डैड उसे देखकर खुश होते हैं और पूछते हैं क्या तुम रहने के लिए वापस आ गए हो। यांग हुआ कोई जवाब नहीं देता और अपने डैड से उसका रूम अनलॉक करने के लिए कहता है। उसके डैड उसे अनलॉक कर देते हैं और यांग हुआ अपना सामान पैक करने लगता है। उसके डैड उसे जाने से रोकने की कोशिश करते हैं। यांग हुआ फिर कहता है मॉम भी तो चाहती हैं कि मैं शादी से पहले किन शी के साथ रहूं, है ना। उसके डैड जवाब देते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी मदर को है, वो तो बस इस शादी के लिए राजी होने का नाटक कर रही हैं। इस बीच हम यांग हुआ की मदर को देखते हैं, जिन्हें आखिर में पता चल जाता है कि किन शी किस कंपनी में काम करती है। वो कंपनी चली जाती है। एक स्टाफ मेंबर कहता है आप बिना अपॉइंटमेंट के उनसे नहीं मिल सकती। यांग हुआ की मदर कहती है मैं उसकी रिलेटिव हूँ, मैं बस यहाँ उसे देखने आई हूँ,
मैं उसके काम में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बस उसे बता दो कि मैं यांग हुआ की मदर हूँ। जैसे ही ली दाई यांग हुआ का नाम सुनती है, वो तुरंत उसकी मदर के पास पहुंचती है और कहती है, जब तक किनशी नहीं आती मैं आपको कंपनी दे सकती हूँ। यांग हुआ की मदर पूछती हैं, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि किनशी कैसी इंसान है? ली दाई जवाब देती है, वो यहाँ की बेस्ट लॉयर है। लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? आप तो उसके बारे में पहले से ही जानती होंगी। यांग हुआ की मदर कहती है, हाँ मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मैं उसके काम के बारे में जानना चाहती थी। तभी किनशी को पता चलता है कि यांग हुआ की मदर ऑफिस आई हैं, तो वो भागकर कंपनी पहुंचती है। किनशी के आने के बाद ली दाई उठकर चली जाती है। किनशी यांग हुआ की मदर को एक रूम में ले जाती है जहां कोई उनकी बातें न सुन सके। यांग हुआ की मदर कहती हैं, तुमने यहाँ झूठ क्यों बोला कि यांग हुआ तुम्हारा हस्बैंड है? मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, उसे तो किसी को डेट करने में भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी यंग हुआ वहां पहुंच जाता है और चिनशी से कहता है, अब सिचुएशन हाथ से निकल गई है, इसलिए हमें अपनी पार्टनरशिप यहीं खत्म कर देनी चाहिए। उसकी मदर पूछती हैं, तुम किस पार्टनरशिप की बात कर रहे हो? और तुम्हारा चिनशी के साथ क्या रिलेशनशिप है? क्या वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है? चिनशी कहती है, ठीक है, मैं आपको पूरी सच्चाई बताती हूँ। मैं आपके बेटे से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि ना तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और ना ही हम किसी और को डेट करना चाहते हैं। ये सुनकर यंग हुआ की मदर उससे कहती हैं, तुम बिना प्यार के शादी क्यों करना चाहते हो? मैं तुम्हें अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करने दूंगी। यंग हुआ कहता है, चिनशी मेरे लिए सही है, लेकिन उसकी मदर कहती हैं, अगर तुम इस लड़की से शादी करोगे तो डिवोर्स पक्का है और हमारी फैमिली में आज तक किसी का डिवोर्स नहीं हुआ है। इस पर चिनशी कहती है, पहले आप मैच मेकर्स को फोर्स करके उसके लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज करवा रही थी, और अब जब वो शादी कर रहा है तो आप उसे वो भी नहीं करने दे रही। आपको अपने बेटे की चिंता नहीं है, बल्कि इस बात की है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। ये सुनकर यंग हुआ की मदर थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं और फिर यंग हुआ से कहती हैं, मेरे साथ घर वापस चलो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगी और ना ही तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज करवाऊंगी। इतना कहकर वो यंग हुआ को ले जाने लगती हैं। तभी चिनशी उनसे कहती है, आज के बाद मुझे बिना इन्फॉर्म किए मेरे ऑफिस मत आना और मेरे कलीग से मेरे बारे में बात मत करना। वो यंग हुआ के साथ चली जाती हैं। बाहर यंग हुआ कहता है, मुझे अभी कुछ काम करना है। चिनशी एक लिफ्ट में होती है और उसने अपने शूज नहीं पहने होते। जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो देखती है कि यंग हुआ वहां खड़ा है। बिना कुछ कहे वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और ले जाने लगता है, लेकिन वो ऑफिस के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। ऑफिस के बाहर उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन फिर ली दाई आती है और सबको अपने काम पर वापस जाने के लिए कहती है। भीड़ चली जाती है और ली दाई छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ सुन नहीं पाती। दूसरी तरफ हम यंग हुआ को चिनशी के पैरों की केयर करते हुए देखते हैं और चिनशी सोचती है, मुझे इतने लंबे समय से इतना अच्छा फील नहीं हुआ। फिर चिनशी अपने शूज पहन लेती है और यंग हुआ कहता है, आज मैं जाकर अपनी मदर से बात करूंगा। अगले सीन में हम यंग हुआ और उसके डैड को साथ बैठकर ड्रिंक करते हुए देखते हैं। उसके डैड कहते हैं, आज मुझे तुम पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। भले ही तुम जॉबलेस हो, लेकिन कम से कम तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ लिया है और मुझे लगता है कि तुम में ये चेंज चिनशी की वजह से आया है, तो तुम उसे डेट करना कंटिन्यू रख सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर यंग हुआ घर लौटता है, लेकिन वो काफी अजीब बिहेव करता है। चिनशी उसे हाय कहती है, लेकिन यंग हुआ बिना उसकी तरफ देखे सीधे अपने रूम में चला जाता है। बाद में चिनशी उसके पास जाती है और पूछती है, क्या तुमने पी रखी है? यंग हुआ कहता है, हाँ बस थोड़ी सी। फिर चिनशी कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन क्या तुम अभी सुनने की हालत में हो? यंग हुआ कहता है, हाँ। उसके बाद दोनों साथ बैठते हैं और चिनशी उससे पूछती है, तुम्हारा अगला स्टेप क्या होने वाला है? तभी यंग हुआ अपना सिर टेबल पर रखता है और सो जाता है। चिनशी कहती है, कल मिस यी हुई ने एक कपल्स पार्टी अरेंज की है और तुम्हें मेरे साथ आना होगा। फिर वो यंग हुआ को देखती है, उसके बाल पकड़ती है और पूछती है, तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? यंग हुआ, जो अभी भी आधी नींद में होता है, कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तुम मुझे डिनर पर ले जाना चाहती हो, लेकिन मेरा भी तुमसे एक प्रश्न है। फिर वो उससे पूछता है, तुमने मुझे अपनी कंपनी का सीक्रेट छिपाने के लिए क्यों कहा? चिनशी उसे जवाब देने ही वाली होती है कि वो खड़ा हो जाता है, अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है और कहता है, मैं अब शावर लेने जा रहा हूँ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इतना कहकर वो शावर लेने चला जाता है। अगले सीन में यांग हुआ चिनशी के सामने खड़ा होता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे उसके रूम तक ले जाता है। वो फिर कहने लगता है, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे लगा था कि तुम ब्यूटी की डेफिनेशन हो। फिर वो उसके लिए एक रोमांटिक पोएम सुनाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। बाद में वो कहता है, गुड नाइट डियर, और चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद चिनशी उसकी बातें याद करके बहुत हंसने लगती है। अगली सुबह जब यांग हुआ उठता है और बाहर आता है तो चिनशी उसे उसका हैंगओवर उतारने के लिए एक ड्रिंक देती है और पूछती है, अब कैसा फील कर रहे हो? यांग हुआ कहता है, मुझे अभी भी काफी हैंगओवर है।
चिंची कहती है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आधे घंटे में निकल रहे हैं। यांग हुआ पूछता है, तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो? चिंची एक्सप्लेन करना शुरू करती है, मैंने तुम्हें बताया था है ना, आज हम मिस यी हुई के घर जा रहे हैं और तुमने साथ आने के लिए हाँ भी कह दिया था। यांग हुआ कहता है, मैं अभी बहुत वीक फील कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जा पाऊंगा। इतना कहकर वो अपने रूम में वापस जाने लगता है। अगले सीन में यांग हुआ कार में बैठा होता है, पार्टी के लिए पूरी तरह तैयार, लेकिन उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। उसी मोमेंट चिंची आती है और उसका सीट बेल्ट लगाती है और उसकी उंगली में एक वेडिंग रिंग भी पहना देती है। दोनों मिस यी हुई के घर पहुंचते हैं। यांग हुआ मिस यी हुई को गिफ्ट के तौर पर एक वाइन की बोतल देता है। इसके बाद वो मिस यी हुई के हस्बैंड मिस्टर जिन से मिलते हैं। मिस्टर जिन यांग हुआ की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन बेचारा यांग हुआ बहुत अनईजी फील कर रहा था। वो बस बिना कुछ कहे उनकी बातें सुनता रहा। उसी मोमेंट मिस्टर जिन चिंची से पूछते हैं, क्या इसकी तबीयत ठीक नहीं है? चिंची एक्सप्लेन करना शुरू करती है, हाँ, इसने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी। फिर मिस्टर जिन मिस यी हुई से उसके लिए हैंगओवर में मदद करने के लिए कुछ ब्लैक टी लाने को कहते हैं। सभी स्टाफ मेंबर्स खाना खाने बैठते हैं, सब वाइन पीने लगते हैं। यांग हुआ भी वाइन पीने की तैयारी करता है, जबकि उसका पिछला हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं था। लेकिन चिंची उसे वाइन पीने से रोकती है और उसे जूस पीने के लिए कहती है। उसी मोमेंट मिस्टर जिन सबसे कहते हैं, हम आप लोगों में से क्रिमिनल डिपार्टमेंट के लिए एक लॉयर को सेलेक्ट करने जा रहे हैं और जो भी सेलेक्ट होगा वो हमारी कंपनी का लाइफ टाइम पार्टनर बन जाएगा। इसके बाद सब खाना खाने लगते हैं। उसी मोमेंट यांग हुआ को एक कॉल आता है और वो अटेंड करने के लिए साइड में चला जाता है। वो ली दाई का कॉल था। वो उससे पूछने लगती है, तुमने अपनी मदर से अपनी शादी क्यों छिपाई और शादीशुदा होने के बाद भी तुम ब्लाइंड डेट्स पर क्यों जाते हो? यांग हुआ ली दाई को देखता है जो पास में ही छिपकर बात कर रही थी। उसे देखकर यांग हुआ को याद आता है कि उसकी मदर ने उसे ब्लाइंड डेट के लिए इसी लड़की की फोटो दी थी। ली दाई कहती है, लगता है तुमने मुझे पहचान लिया, तो अब यहाँ आकर मुझसे बात करो। फिर यांग हुआ उससे मिलने जाता है और ली दाई पूछती है, तुम शादीशुदा होने के बावजूद मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों जाने वाले थे और तुमने अपनी मदर को क्यों नहीं बताया कि तुम पहले से ही मैरिड हो? ली दाई ये सब रिकॉर्ड भी कर रही थी, लेकिन यांग हुआ उसे कोई जवाब नहीं देता। जैसे ही यांग हुआ कुछ कहने वाला होता है, चिंची और मिस यी हुई भी वहां पहुंच जाती हैं। फिर ली दाई मिस यी हुई से कहती है, आपको एनिवर्सरी पार्टी वाली रात याद होगी जब यांग हुआ अचानक चिंची को सरप्राइज देने के लिए आ गया था? लेकिन सच तो ये है कि वो वहां मेरे साथ एक ब्लाइंड डेट पर था। ये सुनकर मिस यी हुई शॉक्ड रह जाती हैं और किंशी से पूछती हैं, क्या ये सच है? किंशी एक पल के लिए सोचती है और फिर यांग हुआ से कहती है, तुम उस दिन अपनी मर्जी से आए थे या तुम्हारी मदर ने तुम्हें भेजा था? किंशी उसे आंखों से समझने का इशारा करती है। तब यांग हुआ कहता है, मेरी मदर ने मुझे भेजा था। इसके बाद किंशी कहती है, तुम्हारी मदर को हमेशा मुझसे प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम्हें अब भी ब्लाइंड डेट्स पर जाने के लिए फोर्स करेंगी। उसके बाद वो वहां बैठकर बात करते हैं। किंशी उसे हक करते हुए रोने का नाटक करती है। ये देखकर मिस यी हुई कन्विंस हो जाती हैं कि वो मैरिड हैं और उनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अगले सीन में किंशी घर पर यूलान ग्रुप में हुए फ्रॉड की न्यूज देख रही होती है। उसी मोमेंट यांग हुआ आता है और कहता है, इससे तुम्हारी कंपनी में बहुत सारे केसेस आए होंगे। किंशी एक्सप्लेन करती है, मिस्टर जिन ने यूलान ग्रुप से रिलेटेड कोई भी केस लेने से मना कर दिया है। वो आगे कहती है, आज हमने सिचुएशन संभाल ली, लेकिन जब तक वो मुझे क्रिमिनल डिपार्टमेंट के लिए लॉयर सिलेक्ट नहीं कर लेते, तुम्हें परफेक्ट हस्बैंड की तरह एक्ट करना होगा और उसके लिए हमें एक बच्चे की भी जरूरत होगी। ये सुनकर यांग हुआ कहता है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। उसी मोमेंट किंशी कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारा एक बच्चा है जो अब्रॉड में ट्रीटमेंट करवा रहा है। हम मिस यी हुई को बताएंगे कि बच्चा तुम्हारी सिस्टर के पास है और वो उसकी केयर कर रही है। इस पर यांग हुआ कहता है, मेरी तो कोई सिस्टर भी नहीं है। फिर किंशी कहती है, चिंता मत करो, मैंने पहले ही पूरी स्टोरी बना ली है। ये सुनकर यांग हुआ कहता है, तुम्हें लॉयर की जगह एक नॉवेलिस्ट होना चाहिए था, क्योंकि तुम स्टोरीज बनाने में बहुत अच्छी हो। इसके बाद यांग हुआ उसे बताता है, मेरी मदर आज यहाँ आ रही हैं। किंशी उससे पूछती है, वो यहाँ क्यों आ रही हैं? उन्होंने तो तुमसे कहा था कि वो तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगी और अगर वो यहाँ आई तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम रिलेशनशिप में नहीं है। फिर वो यंग हुआ से पूछती है, क्या तुम्हारी मदर में ईगो है? इस पर यंग हुआ जवाब देता है, हाँ है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। किंशी कहती है, ये तो अच्छी बात है, मुझे इससे एक आइडिया आया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि वो क्या है। मैं तुम्हें सस्पेंस में रखना चाहती हूँ। इतना कहकर वो उसे बर्तन धोने भेज देती है। अगले सीन में यंग हुआ की मदर उनके घर पहुंचती है। जब वो यंग हुआ से पूछती हैं, किंशी कहाँ है? यंग हुआ कहता है, वो अभी भी ऑफिस में है और आज उसे ओवर टाइम करना है। इस पर उसकी मदर कहती हैं, मेरे सामने बहाने मत बनाओ, मुझे पता है वो मुझे अवॉइड कर रही है। इस बीच हम किंशी को चुपके से अपनी सिस्टर इन लॉ के घर जाते हुए देखते हैं। यंग हुआ अपनी मदर को पूरा घर दिखा रहा होता है, जो उन्हें काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वो किंशी के बेडरूम में घुसती हैं और यंग हुआ से पूछती हैं, क्या तुम भी यहीं उसके साथ सोते हो?
इस पर यंग हुआ थोड़ा नर्वस होकर कहता है, हमारे स्केड्यूल्स अलग अलग हैं। कभी कभी वो बहुत लेट घर आती है और मेरी नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम अलग अलग रूम्स में सोते हैं। इतना कहकर वो उनके लिए चाय बनाने चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी मदर किन शी का रूम चेक करने लगती हैं और वहाँ एक प्रोटेक्शन का पैकेट पाती हैं। जब वो बाहर आती हैं तो वो गुस्से में यंग हुआ से कहती हैं, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? यंग हुआ पूछता है, कैसा झूठ? इस पर उसकी मदर कहती हैं, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर किंशी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो अपने घर लौटने के लिए चली जाती हैं। लेकिन यंग हुआ को समझ नहीं आता कि वो अचानक इतनी अपसेट क्यों हो गई। अगले सीन में मिस लैन और डैन पेंग ये हुई की कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं। मिस्टर जिन उनसे पूछते हैं, आप अपने केस के लिए हमारे लॉयर्स को क्यों हायर करना चाहती हैं? मिस लैन कहती है, हमने दूसरी कंपनी से भी बात की थी लेकिन उन्होंने हमारा केस लेने से मना कर दिया। असल में वो हमारे खिलाफ फाइट करना चाहते हैं। मिस्टर जिन एक्सप्लेन करते हैं, ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारे हस्बैंड ने फ्रॉड किया और तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर तुम इन प्रॉब्लम से बचना चाहती हो तो तुम्हें अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देना चाहिए। डिवोर्स के बारे में सुनकर मिस लैन बहुत अपसेट हो जाती हैं क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनके हस्बैंड ने फ्रॉड नहीं किया, इसीलिए वो उन्हें डिवोर्स भी नहीं देना चाहती थी। उसी मोमेंट डैन पेंग उन्हें शांत करती है। फिर मिस्टर जिन डैन पेंग से कहते हैं, इस डिवोर्स केस के लिए तुम हम में से किस लॉयर को हायर करना चाहती हो सोचकर हमें बता देना। इसके बाद मिसेस लैन और डैन पेंग चली जाती हैं। उसी मोमेंट मिस यी किन शी से कहती हैं, इस केस में इन्वॉल्व मत होना क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हें अभी सिर्फ अपने प्रमोशन पर फोकस करना चाहिए। अगर तुम ये केस लोगी तो ये तुम्हारे प्रमोशन पर नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। अगले सीन में किन शी और यंग हुआ एक ग्रोसरी स्टोर में होते हैं। किन शी अपने लिए मीट चुन रही होती है लेकिन यंग हुआ उसे वापस रख देता है और कहता है, घर पर पहले से ही काफी मीट है। फिर किन शी हॉट पॉट लेने की कोशिश करती है लेकिन यंग हुआ उसे फिर से रोक देता है। इससे किन शी इरिटेट हो जाती है और अपने लिए एक नई कार्ट लेने चली जाती है। जब वो लौटती है तो वो यंग हुआ से पूछती है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम ये केस लेते? यंग हुआ कहता है, नहीं, क्योंकि मिस्टर जिन ने पहले ही मेंशन किया है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। किन शी जवाब देती है, मैं ये केस लेना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम वू फे और जुन हुई को उसी केस पर डिस्कस करते हुए देखते हैं क्योंकि जुन हुई मिस लैन के खिलाफ फाइट करने वाला था। उसके बाद दोनों कपल्स अचानक एक दूसरे से टकरा जाते हैं और बात करने बैठ जाते हैं। वू फे किन शी से अपोलोजाइज करने लगती है क्योंकि उसने उससे छिपाया था कि उसका फियांसे जुन हई भी उनकी कॉम्पिटिटर जी मेई कंपनी के लिए काम करता है। वो किन शी को ये भी रिवील करती है, मैं जी मेई कंपनी के ओनर की डॉटर हूँ लेकिन प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना। बाद में किन शी उनसे पूछती है, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? वू फे कहती है, हम इस साल के एंड में शादी कर रहे हैं और हम तुम्हें वेडिंग में इनवाइट करेंगे। फिर किन शी जाने लगती है। उसी मोमेंट जुन हुई उसे रोकता है और कहता है, तुम्हें वू फे के साथ मेरे रिलेशनशिप के बारे में पहले से पता था, इसीलिए तुमने मेरे केस की डिटेल्स लेने के लिए वू फे को मेरे पास भेजा। वू फे उसे चुप रहने को कहती है। किन शी जुन हुई को जवाब देती है, वो सिर्फ तुम्हारी फियांसे नहीं है, वो मेरी असिस्टेंट भी है, इसीलिए मैंने उसे ये टास्क दिया था। लेकिन अगर ये टास्क तुम्हारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो ठीक है, मैं वू फे को इस केस में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं कहूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद वू फे जुन हुई पर गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में हम वू फे और जुन हुई को घर पर डिनर करते हुए देखते हैं। जुन हुई चिन शी के बारे में और क्वेश्चंस पूछने लगता है और बातों बातों में वू फे अनजाने में रिवील कर देती है चिन शी मिस लान का डिवोर्स केस हैंडल कर रही है। वू फे को फिर रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस बीच हम जुन हुई को एक एम्प्लॉय को टेक्स्ट करते हुए देखते हैं, हमें जल्दी एक्ट करना होगा, मुझे अभी पता चला है कि मिस लान और मिस्टर पंग का डिवोर्स हो रहा है। अगले सीन में चिन शी और यंग हुआ एक एलिवेटर में होते हैं। चिन शी बहुत नींद में अपना सिर यंग हुआ के कंधे पर रखती है और सो जाती है। यंग हुआ फिर चिन शी को उसके रूम में ले जाता है और उसे सोने के लिए लिटा देता है। हालांकि चिन शी उसकी जैकेट इतनी जोर से पकड़ लेती है कि उसे खुद को छुड़ाने के लिए उसे उतारना पड़ता है। सोते हुए चिन शी यंग हुआ का नाम बड़बड़ाती है। ये देखकर यंग हुआ चुपचाप चला जाता है। अगली सुबह यंग हुआ उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है और चिन शी कहती है, कल तुमने मेरी हेल्प की थी, आज मैं तुम्हें इसके लिए हॉट पॉट ट्रीट दूंगी। अगले सीन में वू फे चिन शी से कहती है, मुझे पता है आपने मुझे इस केस से क्यों हटाया, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जुन हुई को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। आप जानती हैं कि मैं कितनी केपेबल हूँ, मैं इस केस में आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन चिन शी मना कर देती है। वू फे उदास होकर चली जाती है। वू फे के जाने के बाद चिन शी सोचने लगती है, क्या मैंने ये जेलसी की वजह से किया? मैं कितनी मॉन्स्टर हूँ। अगले सीन में चिन शी मिस लान के डिवोर्स केस पर डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग में होती है। तभी चिन शी को यंग हुआ का कॉल आता है और वो उससे बात करने के लिए बाहर चली जाती है। वो यंग हुआ से कहती है, आज मैं ओवर टाइम करूंगी, इसलिए मैं तुम्हें डिनर ट्रीट नहीं दे पाऊंगी। यंग हुआ जवाब देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं,
तभी चिनची को दूसरा कॉल आता है और वो यंग हुआ से फोन काटने को कहती है क्योंकि वो दूसरा कॉल उठाती है जो जुन हुई का निकलता है। जुन हुई कहता है, मुझे पता है तुम मिस लान का डिवोर्स केस हैंडल कर रही हो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं ऑफिस के बाहर तुम्हारा वेट करूंगा, प्लीज आ जाओ। चिनची मान जाती है। इस बीच ली दाई अनाउंस करती है, मैं अपनी तरफ से सबको ट्रीट देना चाहती हूँ। लेकिन चिनची यंग हुआ के साथ डिनर करना चाहती थी, इसलिए वो मना करके चली जाती है। अगले सीन में हम वू फे को घर पर जुन हुई का वेट करते हुए देखते हैं। जैसे ही वो जुन हुई की एक बुक उठाती है, एक फोटो गिर जाती है। जब वो फोटो देखती है तो उसे जुन हुई और चिनची साथ में खड़े हुए दिखते हैं। उसे देखकर वो थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन उसे वापस वहीं रख देती है। इस बीच जुन हुई को चिनची का वेट करते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही चिनची जुन हुई से मिलने जा रही होती है, एक आदमी उसी एलिवेटर में घुसता है। वो आदमी चिनची को सस्पिशियस लगता है और वो पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन वो आदमी एलिवेटर से बाहर निकल जाता है। जब चिनची बाहर निकलती है तो वो आदमी उससे पूछता है, क्या आप मिस चिनची हैं? चिनची उसे इग्नोर करके चली जाती है। उसी मोमेंट और लोग आते हैं और उससे कहते हैं, हमें यूलान ग्रुप केस के बारे में कुछ डिस्कस करना है। चिनची जवाब देती है, मैं मिस किनची नहीं हूँ, और जाने की कोशिश करती है। तभी उनमें से एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और चिनची फाइट बैक करती है और बच निकलती है। उसी मोमेंट जुन हुई पहुंच जाता है। वो आदमी जुन हुई से कहता है, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, साइड हट। इस बीच कुछ और आदमी कुनची को पकड़ लेते हैं और एक फाइट शुरू हो जाती है। कुनची उनसे लड़ती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन भागते हुए गिर जाती है। वो आदमी उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि यंग हुआ आ जाता है। उसके पास एक इलेक्ट्रिक गन होती है जिससे वो एक आदमी को शॉक देता है। वो फिर कुनची को लेता है और वहां से निकल जाता है। कुनची कहती है, जुन हुई अभी भी वहां है और वो अकेले इतने लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगा। यंग हुआ जुन हुई की हेल्प करने जाता है। यंग हुआ अपनी इलेक्ट्रिक गन से एक और आदमी को शॉक देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार गन काम नहीं करती। वो आदमी यंग हुआ पर अटैक करने लगता है, लेकिन जुन हुई बीच में आकर उसे बचाता है। इसके बाद पुलिस आती है और उन आदमियों को अरेस्ट कर लेती है। जुन हुई कहता है, हम सबको स्टेटमेंट्स देने के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा, तो चलो मेरी कार में चलते हैं। यंग हुआ जवाब देता है, हमारी अपनी कार है, हम उसमें जाएंगे। जुन हुई कहता है, मुझे कुनची से बात करनी है। यंग हुआ कहता है, ठीक है, हमारी कार में हमारे साथ चलो और तुम वहां उससे बात कर सकते हो। कुनची दोनों को शांत करती है और वो सब जुन हुई की कार में पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। जुन हुई कुनची से कहता है, अगर तुम इस कार में असहज महसूस कर रही हो तो तुम्हारे पास अभी भी अपनी कार लेने का समय है। यंग हुआ जवाब देता है, तुम्ही ने तो इंसिस्ट किया था कि हम तुम्हारे साथ आए। दोनों फिर से आर्ग्यू करने ही वाले होते हैं कि कुनची उन्हें शांत कर देती है। अगले सीन में कुनची और यंग हुआ साथ में खाना खा रहे होते हैं। कुनची कहती है, आज तुमने परफेक्ट हस्बैंड की तरह एक्ट करने का बहुत अच्छा काम किया। यूजुअली हस्बैंड्स अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने पर ऐसे ही एक्ट करते हैं, लेकिन कुनची को नहीं पता था कि यंग हुआ सच में जेलस फील कर रहा था। अगले सीन में कुनची अपने रूम में सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हर जगह यंग हुआ की प्रेजेंस फील होती रहती है। उसे सोने में स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि यंग हुआ बार बार उसके ख्यालों में आता रहता है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अगली सुबह मिस यी हुई कुनची और ली दाई को अपने ऑफिस में बुलाती हैं और उनसे मिस लैन का केस क्लोज करने के लिए कहती हैं। बाद में यंग हुआ को कुनची का कॉल आता है। वो पूछती है, अगर तुम किसी की हेल्प करना चाहते हो लेकिन उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा तो क्या तुम फिर भी उसकी हेल्प करोगे? यंग हुआ जवाब देता है, मैं तुम्हारे लिए इसका जवाब नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि तुम्हें जवाब पहले से ही पता है, लेकिन तुम बस मेरी अप्रूवल चाहती हो। कुनची उसे थैंक यू कहती है और कॉल एंड कर देती है। अगले सीन में कुनची मिस लैन के घर जाती है। जब देन पेंग उसे देखती है तो वो गुस्से में कहती है, तुम्हारी कंपनी ने हमारा केस लेने से मना कर दिया। कुनची जवाब देती है, भले ही मेरी कंपनी ने ये केस छोड़ दिया है, मैंने नहीं। मैं मिस लैन का केस अपने नाम पर फाइट करना चाहती हूँ और मैं इसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं करूंगी। जब वो अंदर जाती है तो मिस ली दाई पहले से ही वहां बैठी होती है। देन पेंग फिर उन दोनों से पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल प्लान है जो हमारी हेल्प कर सकता है? कुनची कहती है, हाँ। इतना कहकर वो यंग हुआ को कॉल करती है और पूछती है, मुझे प्लान बताओ। यंग हुआ उनके साथ एक प्लान शेयर करता है। कुनची उसे थैंक यू कहती है और कॉल एंड कर देती है। मिस लैन भी कुनची को उसकी हेल्प के लिए थैंक यू कहती हैं। अगले सीन में चिनशी और ली दाई को जाते हुए देखा जाता है। ली दाई कहती है, अब हमारे पास 3 सीक्रेट्स हैं जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। इतना कहकर वो जाने लगती है। चिनशी कहती है, चलो साथ में लंच करते हैं, मैं आज तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों एक रेस्तरां में लंच कर रहे होते हैं। चिनशी उससे पूछती है, तुम किन 3 कॉमन सीक्रेट्स की बात कर रही थी? ली दाई उसके लिए एक रिकॉर्डिंग प्ले करती है जिसमें यांग हुआ की माँ कह रही होती है, मेरा बेटा अभी तक मैरिड नहीं है। चिनशी बस उसकी गर्लफ्रेंड है और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। फिर ली दाई कहती है,
मुझे पता चल गया कि तुमने जल्दी प्रमोशन पाने के लिए मैरिड होने का नाटक किया। चिंशी कहती है, बताओ तुम क्या चाहती हो? इस पर ली दाई कहती है, मुझे चीटर्स और फ्रॉड्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम प्रमोशन लिस्ट से अपना नाम हटा लो। चिंशी कहती है, अगर मैं अपना नाम हटा भी लूं तो भी वो तुम्हें पोजीशन के लिए सिलेक्ट नहीं करेंगे। ली दाई कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम मेरे ही लेवल पर रहोगी। इतना कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में हम चिंशी को घर लौटते हुए और यांग हुआ के लिए वो रिकॉर्डिंग प्ले करते हुए देखते हैं। यांग हुआ पूछता है, अब तुम क्या करने वाली हो? चिंशी कहती है, अब मेरे पास प्रमोशन लिस्ट से अपना नाम हटाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि मैरिड होने का झूठ भी बोला, लेकिन तुम सही थे, कोई भी मंजिल गलत तरीके से हासिल नहीं की जा सकती। इसीलिए मैंने ये कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में काम करने का निर्णय किया है। अगर तुम्हें प्रमोशन मिल जाता तो क्या तुम सबको बता देती कि तुम शादीशुदा नहीं हो और तुमने बस नाटक किया था? इस पर चिंशी कहती है, हाँ, मैं उन्हें बताती और ये भी एक्सप्लेन करती कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा। यांग हुआ कहता है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिससे तुम्हें प्रमोशन फिर भी मिल जाएगा। चिंशी पूछती है, क्या सॉल्यूशन है? यांग हुआ कहता है, चलो सच में शादी कर लेते हैं। चिंशी शॉक्ड रह जाती है। अगले सीन में यांग हुआ घर आता है और अपनी मॉम और डैड से कहता है, मैं चिंशी से शादी करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ चिंशी के डैड उससे पूछते हैं, क्या तुमने यांग हुआ की वजह से जून हुई के साथ ब्रेकअप किया? इस पर चिंशी मना करती है और कहती है, यांग हुआ अब्रॉड गया है और वो न्यू ईयर पर लौटेगा, लेकिन मेरा उससे शादी करने का कोई इंटेंशन नहीं है। फिर उसकी मॉम कहती है, अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहती तो तुम उसे डेट क्यों कर रही हो? इस पर चिंशी कहती है, हमारी फैमिली का रूल है कि यहाँ किसी का डिवोर्स नहीं होगा, लेकिन आप जानती हैं कि मैं कितनी बड़ी साइको हूँ। अगर मैं शादी करूंगी तो डिवोर्स तो होना ही है। उसी मोमेंट उसके डैड कहते हैं, मैं तुमसे और बहस नहीं कर सकता, जो करना है करो, लेकिन आज के बाद ना तो इस घर में आना और ना ही मुझे अपना फादर कहना। ये सुनकर चिंशी चली जाती है। अगले सीन में यांग हुआ और चिंशी अपने पेरेंट्स से मिलकर घर लौटते हैं। चिंशी यांग हुआ से पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्योंकि तुमसे शादी करके मुझे बहुत फायदा होगा, लेकिन तुम्हारा इरादा तो हमेशा सिंगल रहने का था, तो तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? यांग हुआ कहता है, इस शादी से मुझे भी फायदा होगा। मेरे पास तुमसे शादी करने के 3 कारण हैं। पहला, चूंकि मेरी मॉम ने तुम्हारे प्रमोशन पर अफेक्ट किया तो मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प करनी होगी। दूसरा, तुमसे शादी के बाद मेरी मॉम मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे। तीसरा, मुझे तुम्हारा घर बहुत कंफर्टेबल लगा, इसलिए मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। ये सुनकर चिंशी पूछती है, आर यू श्योर तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है? इस पर यंग हुआ कहता है, यस, आई एम श्योर। फिर दोनों 3 साल का मैरिज एग्रीमेंट तैयार करते हैं और यंग हुआ कहता है, वेडिंग सिंपल होगी और कोई वेडिंग सेरेमनी नहीं होगी। चिंशी इस पर अग्री हो जाती है। अगले सीन में मिस यी हुई चिंशी को अपने ऑफिस बुलाती हैं और गुस्से में कहती हैं, कोई सिर्फ प्रमोशन के लिए शादी के बारे में झूठ कैसे बोल सकता है? ये सुनकर चिंशी डर जाती है, लेकिन मिस ही हुई असल में किसी और एम्प्लॉय के बारे में बात कर रही होती हैं। अगले सीन में चिंशी अपने पेरेंट्स को शादी के बारे में बताती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो हाउस होल्ड रजिस्टर मांगती है तो उसकी मदर कहती हैं, पहले एक प्रॉपर वेडिंग सेरेमनी करो, तभी तुम्हें रजिस्टर मिलेगा। यंग हुआ भी अपनी मदर के पास हाउस होल्ड रजिस्टर मांगने जाता है, लेकिन उसकी मदर साफ मना कर देती हैं। अगले सीन में घर पर चिंशी कहती है, मैं बस शादी करके प्रमोट होना चाहती हूँ, ये मेरे लिए इतना डिफिकल्ट क्यों है? यंग हुआ कहता है, तुम्हारी मॉम ने तो बस कुछ कंडीशंस रखी, लेकिन मेरी मॉम ने तो शादी के लिए साफ मना कर दिया। फिर चिंशी कहती है, पहले हम हाउस होल्ड रजिस्टर लेंगे और फिर हम वेडिंग सेरेमनी करेंगे। यंग हुआ चिंशी की फैमिली से मिलता है, लेकिन चिंशी के डैड उसे ड्रिंक्स ऑफर करते हैं जिसे वो मना नहीं कर पाता और वो बहुत ज्यादा पी लेता है। बाद में जब चिंशी के पेरेंट्स उससे पूछते हैं, तुम चिंशी से कैसे मिले? यंग हुआ कहता है, हमारी पहली मीटिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। उसी मोमेंट रेन उससे पूछती है, क्या तुम दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया था? यंग हुआ कहता है, सिर्फ मुझे पहली नजर में प्यार हुआ था, उसे नहीं। इसके बाद चिंशी के डैड कहते हैं, क्या तुम शादी के बाद भी अब्रॉड जाओगे? मुझे लगता है तुम्हें अपनी जॉब बदल लेनी चाहिए। इस पर यंग हुआ कहता है, वो सब झूठ था, मैं कभी कहीं नहीं गया। उसी मोमेंट चिंशी आती है और उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन चिंशी के डैड उन्हें जाने से रोकते हैं और चिंशी से कहते हैं, जब तक तुम मुझे सच नहीं बताती तुम नहीं जा सकती। फिर चिंशी के डैड यंग हुआ से कई क्वेश्चंस पूछने लगते हैं और यंग हुआ सच सच जवाब देता है। वो कहता है, मेरे पास ना तो जॉब है और ना ही अपना घर, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ और ऑनलाइन पैसे कमाता हूँ। चिंशी के डैड पूछते हैं, क्या तुम शादी के बाद भी अपने पेरेंट्स के घर में रहने का प्लान कर रहे हो? यंग हुआ कहता है, नहीं, मैं चिंशी के घर में मूव होने का प्लान कर रहा हूँ। चिंशी की मदर आती हैं और चिंशी को डांटती हैं, क्या तुमने इस लड़के की वजह से जून हुई के साथ ब्रेकअप किया? उसके पास ना जॉब है ना घर, तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो? चिंशी कहती है, आपको क्या लगता है कि मैंने जून हुई के साथ ब्रेकअप किया?
ठीक है, मैं आज आपको सच बताती हूँ। उसकी फैमिली ने मुझे कभी पसंद नहीं किया। उसकी मदर ने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं एक डिवोर्स्ड फैमिली से हूँ। इतना कहकर वो यंग हुआ को लेती है और चली जाती है। उसी मोमेंट उसकी मदर पीछे आती हैं और उसे हाउस होल्ड रजिस्टर देते हुए कहती हैं, अगर तुमने इस लड़के को चुना है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तुम अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। इतना कहकर वो चली जाती हैं। अगले सीन में हम वू फे को जून हुई के कॉलेज कंपटीशन की एक सीडी देखते हुए देखते हैं, जिसमें जून हुई और चिन शी साथ में हैं, एक दूसरे को हक कर रहे हैं। ये देखकर वो रोने लगती है क्योंकि जून हुई ने उससे कहा था, मैं चिन शी को ठीक से जानता भी नहीं हूँ। अगले सीन में यांग हुआ चिन शी की कंपनी में उसके साथ जाता है। चिन शी मिस्टर जिन को बताती है, मैं मिस लैन का केस हैंडल कर रही हूँ। उसी मोमेंट यांग हुआ कहता है, हम मिस लैन की कंपनी को उसका लोन चुकाने में हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। मिस्टर जिन कहते हैं, हमें सोचने के लिए समय चाहिए होगा। उसके बाद यांग हुआ के डैड दोनों को मिलने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं, ये लो अपना हाउस होल्ड रजिस्टर। अब उनके पास अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी है। वो दोनों अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखते हैं। यांग हुआ अपनी फोटो देखकर कहता है, मैं इतना अजीब क्यों मुस्कुरा रहा हूँ। इसके बाद वो चिन शी के रूम के बाहर जाता है। जब चिन शी दरवाजा खोलती है तो वो फिसल कर गिरने ही वाली होती है, लेकिन यांग हुआ उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। हालांकि ये सब बस उसकी इमेजिनेशन थी। इसके बाद वो सच में चिन शी के रूम के बाहर जाता है। चिन शी उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यांग हुआ कहता है, क्या हम सच में डेट कर सकते हैं? चिन शी कहती है, हमने मैरिज एग्रीमेंट में लिखा था कि हम एक दूसरे को सच में डेट नहीं करेंगे और जो भी इस रूल को तोड़ेगा उसे 5 मिलियन का कॉम्पनसेशन देना होगा। 5 मिलियन सुनकर यांग हुआ स्टंड रह जाता है और चिन शी दरवाजा बंद कर देती है। बाद में चिन शी फिर से दरवाजा खोलती है। इस बार वो फिसल जाती है और यांग हुआ उसे पकड़ लेता है, जिससे उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसके बाद वो चिन शी के पैर की मसाज करने लगता है, क्योंकि उसमें मोच आ गई थी। इस बीच यांग हुआ और चिन शी की फैमिलीज मिलती हैं, जहां चिन शी की मदर कहती हैं, एक वेडिंग सेरेमनी होनी चाहिए। यांग हुआ के फादर अग्री हो जाते हैं और सब प्लानिंग करने लगते हैं। अगले सीन में यांग हुआ अपने फ्रेंड से मिलता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। नशे में वो चिन शी को कॉल करता है और कहता है, मैं जून हुई से नफरत करता हूँ और मुझे उससे बहुत जेलसी होती है। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। आई लव यू वेरी मच। इतना कहने के बाद वो वहीं सो जाता है। चिन शी उसे लेने आती है और उसका फ्रेंड कहता है, तुम्हारी वाइफ तुम्हें लेने आई है। यांग हुआ तुरंत कहता है, मेरी कोई वाइफ नहीं है। तभी वो चिन शी को देखता है और उसे हक कर लेता है। इसके बाद यांग हुआ का फ्रेंड और चिन शी उसे बाहर ले जाते हैं। उसे कार में बिठाने के बाद यांग हुआ का फ्रेंड चिन शी से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी शादी फेक है या रियल, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि यांग हुआ तुम्हें सच में पसंद करता है, तो प्लीज उसे कभी हर्ट मत करना। इतना कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में वू फे मिस यी हुई के पास जाती है और कहती है, मेरे डैड जीमे कंपनी के ओनर हैं, तो क्या आप उनके साथ कोऑपरेट कर सकती हैं? मिस यी हुई जवाब देती है, जीमे कंपनी के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और मीडिया के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। अगर हमें उनके साथ कोऑपरेट करने का चांस मिला तो हम जरूर करेंगे। दूसरी तरफ चिन शी यंग हुआ को घर लाने में स्ट्रगल करती है। वो उसे सोते हुए देखकर मुस्कुराती है और नशे में कहीं उसकी सारी बातें याद करती है। फिर वो उस पर एक ब्लैंकेट डालती है, गुड नाइट कहती है, उसे किस करती है और अंदर चली जाती है। अगली सुबह जब चिन शी ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि वू फे उसकी जगह पर बैठी है। चिन शी पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वू फे कहती है, क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं? आज से ये मेरा ऑफिस है। तभी एक एम्प्लॉय चिन शी को बताता है, डायरेक्टर तुम्हें तुम्हारा नया ऑफिस दिखाने के लिए बुला रहे हैं। डायरेक्टर फिर उसे एक रिकॉर्ड रूम दिखाते हैं और कहते हैं, हमें वू फे के प्रमोशन के बारे में बस 1 घंटे पहले पता चला, इसलिए हम तुम्हारे लिए बस इतना ही प्रिपेयर कर पाए। बाद में जून हुई भी चिन शी के ऑफिस के सामने एक पोजीशन ज्वाइन कर लेता है और उस पर आरोप लगाता है, तुमने हमारे ब्रेकअप के बाद शादी कर ली और तुम्हारा एक बच्चा भी है जो तुमने मुझसे छिपाया। चिन शी को फिर यंग हुआ का मैसेज आता है जो उसके लिए लंच लेकर आया था। दोनों बैठकर साथ में लंच करते हैं। यंग हुआ उससे कहता है, क्या मैंने कल रात नशे में तुमसे कुछ कहा था? अगर कहा था तो प्लीज उसे सीरियसली मत लेना। चिन शी जवाब देती है, नहीं तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम नशे में इतनी रोमांटिक पोएम्स कैसे बना लेते हो। घर पर यंग हुआ चिन शी की मसाज करता है और कहता है, अपने प्रमोशन के लिए कई प्लान्स तैयार करो ताकि अगर एक फेल हो जाए तो कोई लॉस ना हो। चिन शी उसकी बातें सुनते सुनते सो जाती है। अगली सुबह यंग हुआ चिन शी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। चिन शी उससे कहती है, हमें अपनी वेडिंग सेरेमनी रैन से ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए, वो हमें डिस्काउंट भी देगी। फिर चिन शी कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। वो उसे गिफ्ट दिखाती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक टॉर्टॉइज लाई हूँ और मैंने इसका नाम फेरी रखा है। यंग हुआ कहता है, लेकिन ये तो एक मेल टॉर्टॉइज है, तुमने इसका नाम फेरी क्यों रखा?
चिनशी जवाब देती है, मुझे ये क्यूट लगा इसलिए मैंने इसका नाम फेरी रख दिया। अगर तुम भी मुझे क्यूट लगे तो मैं तुम्हें भी फेरी बुलाऊंगी। तो यंग हुआ कहता है, तुम मुझे एक टॉर्टॉइस से कैसे कंपेयर कर सकती हो? इस पर चिनशी कहती है, ठीक है तो तुम मुझे फेरी कह सकते हो। ये सुनकर यंग हुआ तुरंत उसे फेरी कहता है, लेकिन फिर खुद ही ऑकवर्ड फील करने लगता है। उसके बाद चिनशी ऑफिस के लिए निकल जाती है। अगले सीन में रेन यंग हुआ और चिनशी को वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करने ले जाती है। दोनों वेडिंग ड्रेसेस पहनकर बाहर आते हैं और बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। इसके बाद रेन उन्हें और ड्रेसेस ट्राई करने के लिए कहती है। वो उन्हें ट्राई करने अंदर जाते हैं, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आते। सब उन्हें बुलाने लगते हैं, लेकिन दोनों चुपके से बाहर निकल गए थे क्योंकि चिनशी को उसकी कंपनी से कॉल आ गया था। तभी यंग हुआ कहता है, तुम इतनी प्रिटी लग रही हो कि हमें कम से कम एक पिक्चर तो लेनी चाहिए। इसके बाद वो साथ में सेल्फीज लेने लगते हैं। फिर चिनशी कहती है, चलो मैं तुम्हें राइड देती हूँ। इस पर यंग हुआ कहता है, अगर तुम्हें अपने प्रमोशन में हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। चिनशी जवाब देती है, मैं एक लॉयर हूँ, क्या तुम अब मुझे सिखाओगे कि मेरा काम कैसे करना है? ये सुनकर यंग हुआ अपसेट हो जाता है और चला जाता है। दूसरी तरफ चिनशी अपने सीनियर्स के साथ एक मीटिंग में होती है जो उसे काम की बजाय पर्सनल काम करवा रहे होते हैं। घर पे चिनशी यंग हुआ को इस बारे में बताती है। यंग हुआ कहता है, मुझे लगता है कि गलती तुम्हारी थी, लेकिन अब से मैं तुम्हें कोई एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मुझे मना किया था। इतना कहकर वो अपने रूम में जाने लगता है। चिनशी कहती है, मुझे पता है तुम्हारे पास वैसे भी कोई एडवाइस देने के लिए है ही नहीं, तो तुम दोगे कैसे? फिर वो उसे स्टूपिड कहती है और अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन जब चिनशी ऑफिस जाती है तो उसका सीनियर उसे कहता है, मेरे लिए फ्लाइट टिकट बुक कर दो। अगले सीन में चिनशी अपने सीनियर्स को एयरपोर्ट ले जाती है और उन्हें कॉफी ऑफर करती है। इसके बाद वो अपनी कार बहुत तेजी से चलाती है, जिससे सारी कॉफी उसके सीनियर्स पर गिर जाती है और इस तरह उन्हें एक सबक सिखाती है। वेडिंग सेरेमनी का दिन आ जाता है। चिनशी के फादर उसे वेन्यू पर लाते हैं। यंग हुआ उसे स्टेज पर ले जाता है और उसे किस करने से पहले पूछता है, क्या इससे हमारे कॉन्ट्रैक्ट का कोई रूल नहीं टूटेगा? बिना जवाब दिए चिनशी उसे किस कर लेती है। बाद में वो चिनशी को घर लाता है और उसने बहुत ज्यादा पी रखी होती है। चिनशी कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैंने अपनी वेडिंग में एक भी आंसू नहीं बहाया। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतने खुशी के मौके पर रोते क्यों हैं। वो फिर यंग हुआ के साथ वेडिंग सेरेमनी में मिले पैसे गिनती है। गिनने के बाद यंग हुआ कहता है, सेरेमनी से जो प्रॉफिट हुआ है वो उस पर खर्च हुए पैसों से ज्यादा है। इसके बाद चिनशी उसे मिले डाउरी के आइटम्स दिखाती है, लेकिन सारे आइटम्स फ्लोर पर गिर जाते हैं। यंग हुआ कहता है, मैं कल ये सब क्लीन करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम अब रेस्ट करो। इतना कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद चिनशी आइटम्स उठाकर वापस रखने लगती है। तभी उसे अपनी मॉम का लिखा हुआ एक नोट मिलता है। नोट पढ़ते हुए वो बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इस बीच यंग हुआ शावर से बाहर आकर चिनशी के रोने की आवाज सुनता है। वो उसके रूम में जाता है और पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? चिनशी उसे हक करती है और भी जोर से रोने लगती है। वो उसके हाथ में उसकी मॉम का लिखा हुआ नोट नोटिस करता है और उसे कंफर्ट करने लगता है, लेकिन चिनशी उसे हक किए हुए और भी जोर जोर से रोने लगती है। अगले सीन में हम यंग हुआ को चिनशी को कंफर्ट करते हुए देखते हैं और वो वहीं सो जाता है। अचानक वो दोनों उठते हैं और शर्मिंदा होकर जल्दी से उठ जाते हैं। यंग हुआ बाहर निकलता है और नोटिस करता है कि चिनशी का पूरा मेकअप उसकी टी शर्ट पर लग गया है। ये देखकर वो अपनी हंसी नहीं रोक पाता। अगले सीन में यंग हुआ ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। वो किनशी से कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। फिर वो किनशी को किस करता है और कहता है, मेरी फीलिंग्स को खुद फील करो। चिनशी जवाब देती है, मुझे दोबारा चेक करने की जरूरत है। ये सुनकर यंग हुआ उसे फिर से किस करने ही वाला होता है कि चिनशी को एक कॉल आ जाता है। यंग हुआ उसे आंसर करने के लिए कहता है, लेकिन चिनशी मना कर देती है। उसके बाद दोनों को अपने पेरेंट्स से कॉल्स आते हैं। वो दोनों अपने अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। चिनशी के पेरेंट्स में आर्ग्यूमेंट हो जाता है और चिनशी उनकी फाइट को लेकर बहुत अपसेट हो जाती है। वो यंग हुआ से कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि वो दूसरे पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं रह सकते। वो हमेशा छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यू करते हैं। यंग हुआ पूछता है, क्या तुमने इसका कोई सॉल्यूशन सोचा है? चिनशी जवाब देती है, मैं अपनी मॉम की साइड पर हूँ और मैं उन्हें अपने साथ रहने के लिए लाऊंगी। मैं अपने घर में एक अपार्टमेंट रेंट पर दूंगी, पैसे सेव करूंगी और उनके लिए एक नया घर खरीदूंगी। यंग हुआ कहता है, तुम्हें अपना अपार्टमेंट रेंट पर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं भी एक जॉब करना चाहता हूँ। चिनशी कहती है, तुम तो जॉब से नफरत करते थे, तो ये अचानक चेंज क्यों? यांग हुआ जवाब देता है, अगर मेरे पास जॉब होगी तो मुझे लोन मिल सकता है। मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ। तुम्हारी मॉम को तुम्हारे घर में रहने दो और मैं हमारे लिए एक नया घर खरीदूंगा। मुझे बस 6 महीने चाहिए। लेकिन चिनशी कहती है, ये मेरी फैमिली इशू है और तुम्हें मेरी वजह से अपने प्रिंसिपल्स बदलने की जरूरत नहीं है। यांग हुआ कहता है,
मैं अपने प्रिंसिपल्स नहीं बदल रहा हूँ, मैं बस उन लोगों को खुश करना चाहता हूँ जो मेरी केयर करते हैं। अगले सीन में यांग हुआ एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है। इंटरव्यूअर पूछता है, तुम्हारा बैकग्राउंड उत्कृष्ट है, लेकिन तुमने अपनी पिछली जॉब क्यों छोड़ी और कुछ नया ट्राई क्यों नहीं किया? यांग हुआ जवाब देता है, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है। ये सुनकर इंटरव्यूअर उसे हायर नहीं करता। बाद में यांग हुआ अपने फ्रेंड के ऑफिस जाता है। उसका फ्रेंड कहता है, तुम्हें सच बताने की क्या जरूरत थी? अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो कोई तुम्हें हायर नहीं करेगा। इस पर यांग हुआ पूछता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसका फ्रेंड गुस्से में जवाब देता है, मुझे नहीं पता, मुझसे कुछ मत पूछो। ये सुनकर यांग हुआ जाने लगता है। तभी उसका फ्रेंड पूछता है, कहाँ जा रहे हो? यांग हुआ उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम भी मेरी हेल्प नहीं करोगे। ये सुनकर उसका फ्रेंड कहता है, ठीक है, इस बैंक में एक पोजीशन खाली है, हालांकि ये तुम्हारे टैलेंट्स के बिल्कुल ऑपोजिट है, मैं तुम्हें वो जॉब दिला सकता हूँ। फिर वो यांग हुआ को स्टाफ यूनिफॉर्म पहनाता है और उसे गाइड करता है, किसी भी क्लाइंट से आर्ग्यू मत करना, वरना मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख पाऊंगा। यांग हुआ जवाब देता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अगले सीन में यांग हुआ अपने फ्रेंड के साथ लंच कर रहा होता है, जब ऑफिस की सारी फीमेल एम्प्लॉइज उसे देख रही होती हैं। उसका फ्रेंड कहता है, मैंने यहाँ किसी को नहीं बताया कि तुम मैरिड हो, तुम यहाँ के सबसे हैंडसम एम्प्लॉय हो और तुम्हें इन लड़कियों से जितनी हो सके फ्रेंडशिप करनी चाहिए ताकि तुम इस जॉब में स्टेबलाइज हो सको। लेकिन यांग हुआ जोर से बोलता है ताकि सब सुन सकें, मैं मैरिड हूँ और मुझे किसी से इंटरेक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर सभी लड़कियों के दिल टूट जाते हैं। इसके बाद चिन शी उसे कॉल करती है और कहती है, चलो आज साथ में लंच करते हैं। यांग हुआ पहले ही लंच कर चुका था, लेकिन फिर भी उसके साथ ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। बाद में वो साथ में लंच कर रहे होते हैं। चिन शी उससे पूछती है, काम पर तुम्हारा पहला दिन कैसा था? यांग हुआ जवाब देता है, मैंने सब कुछ आसानी से हैंडल कर लिया। चिन शी कहती है, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम इंसान ही नहीं हो। ये सुनकर यांग हुआ पूछता है, तुम मेरी तारीफ कर रही हो या इंसल्ट? अगले सीन में यांग हुआ ऑफिस में होता है, जब एक लड़की उसके सामने गिरने का नाटक करती है ताकि वो उसे पकड़ ले, लेकिन यांग हुआ साइड हट जाता है और लड़की जमीन पर गिर जाती है। यांग हुआ उसे इग्नोर करके चला जाता है। अगले सीन में यांग हुआ का फ्रेंड उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में एक कंप्लेन मिली है, मैंने सुना कि तुमने जानबूझकर एक फीमेल एम्प्लॉय को गिरने दिया। यांग हुआ जवाब देता है, वो मेरे सामने खुद ही गिरी। उसका फ्रेंड कहता है, क्या तुम जानते हो कि वो यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल एम्प्लॉय है और पूरा स्टाफ उसके पीछे पागल है? इतनी ब्यूटीफुल लड़की तुम्हारे सामने गिर रही थी और तुमने उसे पकड़ा नहीं। यांग हुआ पूछता है, क्या तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे डिपार्टमेंट में ज्वाइन करे? उसका फ्रेंड कहता है, हाँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। फिर यांग हुआ कहता है, मैं तुम्हारी वाइफ के लिए गिफ्ट खरीद रहा हूँ। उसका फ्रेंड पूछता है, तुम मेरी वाइफ को गिफ्ट क्यों दे रहे हो? यांग हुआ जवाब देता है, अगर तुम दूसरी फीमेल एम्प्लॉइज को पसंद कर सकते हो तो मैं तुम्हारी वाइफ को गिफ्ट क्यों नहीं दे सकता? अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी वाइफ को गिफ्ट दूं तो तुम्हें फीमेल एम्प्लॉय से दूर रहना चाहिए। इतना कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में यांग हुआ कुछ पेपर्स कॉपी कर रहा होता है, जब एक कोलीग उसके पास आती है और उसे अपने कुछ पेपर्स कॉपी करने के लिए कहती है। यांग हुआ उसे इग्नोर करके चला जाता है। दूसरे सीन में एक फीमेल एम्प्लॉय उसके पास आती है और कहती है, मैंने ग्रुप चैट में एक लिंक शेयर किया है, मेरे बेटे के लिए वोट करो ताकि वो जीत सके। यांग हुआ जवाब देता है, ग्रुप में पर्सनल मैसेजेस अलाउड नहीं है और मैं किसी के लिए वोट नहीं करूंगा। फिर एक और एम्प्लॉय उससे कहता है, मिस्टर फैंग का लेग फ्रैक्चर हो गया है और हम सब उनसे मिलने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? यांग हुआ जवाब देता है, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं, तो मैं क्यों जाऊंगा? जब यांग हुआ के फ्रेंड को उसके बारे में इतनी सारी कंप्लेंट्स मिलती हैं तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम पागल हो और मैं तुमसे भी बड़ा पागल हूं जो तुम्हें इस जॉब के लिए हायर किया। अगले सीन में चिन शी ऑफिस में यांग हुआ को मैसेज कर रही होती है, जब जुन हुई उसे फोन नीचे रखने और काम पर फोकस करने के लिए कहता है। चिन शी कहती है, मुझे पता है तुम और वू फे मुझसे नफरत करते हो, लेकिन क्या हम कुछ दिनों के लिए अपना पास्ट भुलाकर इस केस पर साथ में काम कर सकते हैं? जुन हुई मान जाता है और फिर चिन शी के लिए बहुत सारी फाइल्स चेक करने के लिए लाता है। वो कहता है, इन सभी फाइल्स को चेक करके कल सुबह तक मुझे दे देना, मैं वापस आकर चेक करूंगा कि तुमने अपना काम किया है या नहीं। इतना कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में हम जुनहुई को ऑफिस लौटते हुए और नोटिस करते हुए देखते हैं कि चिन शी फाइल्स चेक करते करते सो गई है। जुनहुई उसके पास जाता है, फाइल्स उठाता है और उस पर अपनी जैकेट डाल देता है। उसी मोमेंट यांग हुआ आता है और सब कुछ देख लेता है। वो अंदर आता है और जुनहुई से कहता है कि वो चिन शी को टच ना करे, फिर उसे उठाकर ले जाता है। चिन शी अपने ऑफिस कुछ लेने जाती है। यांग हुआ उसके ऑफिस को चारों तरफ देखता है और पूछता है, तुम्हें इस तरह का ऑफिस क्यों दिया गया? वो जवाब देती है, ये बस कुछ दिनों के लिए है और फिर मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। फिर दोनों घर वापस चले जाते हैं। यांग हुआ अपसेट लग रहा होता है। चिन शी पूछती है, क्या तुम इसलिए एंग्री हो क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि जुनहुई हमारी कंपनी में वापस आ गया है?
ये सुनकर यांग हुआ गुस्सा हो जाता है, कार बहुत फास्ट चलाने लगता है और कहता है, तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यांग हुआ और चिन शी घर लौटते हैं। वो खाना खा रहे होते हैं जब चिन शी 10 बजे घर लौटते हैं। पूछती है, तुम्हें जुन हुई से प्रॉब्लम है या मेरे ऑफिस से? यांग हुआ कोई जवाब नहीं देता। फिर वो कहता है, क्या तुम जुन हुई में इंटरेस्टेड हो? चिन शी कहती है, ऐसा नहीं है, हम बस एक केस पर साथ में काम कर रहे हैं। फिर यांग हुआ पूछता है, क्या जुन हुई तुम में इंटरेस्टेड है? वो जवाब देती है, वो तो बस मुझे नीचा दिखाने में इंटरेस्टेड है। उसे लगता है कि ब्रेकअप से पहले मेरा तुम्हारे साथ अफेयर था और वो यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैंने उसकी आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी को रिजेक्ट कर दिया। आउटस्टैंडिंग शब्द सुनकर यंग हुआ को अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में यंग हुआ अपने रूम में एक बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग क्या चिन शी सच में उसे आउटस्टैंडिंग मानती है जैसे ख्यालों में उलझा होता है। इस वजह से वो सो नहीं पाता। वो फिर अपने टर्टल से पूछता है कि कौन आउटस्टैंडिंग है और टेबल पर अपनी पिक्चर और जुन हुई का स्केच रखता है। टर्टल यंग हुआ की पिक्चर की तरफ जाता है और वो खुश हो जाता है। तभी चिन शी आती है, लेकिन यंग हुआ मना कर देता है और कहता है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। वो सोने चला जाता है और कहता है, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो जुन हुई से ले लो। चिन शी फिर उसके पास आती है और पूछती है, क्या तुम जुन हुई से जेलस हो? यंग हुआ जवाब देता है, मैं किसी से जेलस नहीं होता। जो मुझसे बेहतर होते हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और जो नहीं है उनसे मैं जेलस क्यों होऊंगा? चिन शी कहती है, ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम जेलस नहीं हो, लेकिन तुम अभी बहुत क्यूट लग रहे हो। इतना कहकर वो जाने लगती है। फिर वो जुन हुई का स्केच देखती है। यंग हुआ जल्दी से उसके हाथ से स्केच ले लेता है। चिन शी कहती है, लगता है तुम अपने टर्टल से खुद को चूज करवा रहे थे। वैसे तुम ड्रॉ अच्छा करते हो, अगली बार मेरा स्केच बनाना। इतना कहकर वो जाने लगती है। यंग हुआ फिर उसे पकड़ता है और पूछता है, तुम बताओ कौन आउटस्टैंडिंग है? इस पर वो जुन हुई का नाम लेती है। अगले दिन यंग हुआ अपने फ्रेंड को इस सब के बारे में बताता है। उसका फ्रेंड कहता है, हाँ, जुन हुई काफी हैंडसम और केपेबल है, लेकिन इसमें टेंशन क्या है? तुम चिन शी के हस्बैंड हो, तुम ये गेम पहले ही जीत चुके हो। यंग हुआ फिर एक आदमी को देखता है और एक फ्लैशबैक सीन याद करता है जिसमें दिखाया जाता है कि वो आदमी उसका बॉस था और यंग हुआ की वजह से कंपनी को लॉस हुआ था, जिससे यंग हुआ को डिसमिस कर दिया गया था। यंग हुआ का फ्रेंड भी इस बारे में जानता था, इसलिए यंग हुआ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो कहता है, चलो लंच के लिए चलते हैं। लेकिन यंग हुआ उसे गुस्से से देखता है तो वो चला जाता है। अगले सीन में जब चिन शी घर पर यंग हुआ के साथ बैठी होती है तो वो पूछती है, क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? यंग हुआ मना कर देता है। चिन शी अपने रूम में चली जाती है। फिर यंग हुआ दरवाजा नॉक करता है। जब चिन शी दरवाजा खोलती है तो वो कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन चिन शी दरवाजा बंद करने लगती है, पर यंग हुआ अपना पैर लगाकर उसे रोक लेता है और फिर कहता है, आज मैंने जो कुछ भी किया वो जेलसी की वजह से किया। मैं जुन हुई से जेलस था क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ में मुझसे पहले आया, लेकिन अब मैं खुद को ज्यादा लकी मानता हूँ क्योंकि अब तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। फिर चिन शी पूछती है, क्या तुम इसीलिए आज इतना स्ट्रेंज एक्ट कर रहे थे? यंग हुआ कहता है, हाँ, लेकिन क्या मैं बहुत चाइल्डिश एक्ट कर रहा था? चिन शी हंसती है और कहती है, नहीं, तुम बहुत क्यूट थे। इतना कहकर वो यंग हुआ को हग कर लेती है। अगले सीन में यंग हुआ और चिन शी बात कर रहे होते हैं। चिन शी चुपचाप यंग हुआ की बातें सुनती है। फिर यंग हुआ पूछता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? चिन शी कोई जवाब नहीं देती, लेकिन पूछती है, क्या तुम आज रात मेरे रूम में सो सकते हो? यंग हुआ कुछ नहीं कहता तो चिन शी उठकर जाने लगती है। तब यंग हुआ कहता है, हाँ। वो हंसती है और कहती है, तुमने डिसाइड करने में 3 सेकंड से ज्यादा लिए, अब इसे भूल जाओ, और अपने रूम में चली जाती है। अगले सीन में यंग हुआ अपने लिए नाइट वेयर चुन रहा होता है। फिर वो चिन शी के रूम में जाता है। चिन शी वहाँ काम कर रही होती है। यांग हुआ कहता है, अगर तुम बिजी हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इतना कहकर वो जाने लगता है। चिन शी अपना काम रोकती है और कहती है, अंदर आ जाओ। यांग हुआ अंदर आता है और चुपचाप बैठ जाता है। चिन शी कहती है, सो जाओ, लेकिन यांग हुआ उठता है और कहता है, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। वो कहती है, वो क्वेश्चन कल पूछ लेना। यांग हुआ कहता है, मैं जब तक पूछ नहीं लूंगा सो नहीं पाऊंगा। जुन हुई वूफे को उसके घर ड्रॉप कर रहा होता है। वूफे कहती है, अगर तुम्हारे डैड हमारी शादी से पहले प्रीनअप साइन करवाना चाहते हैं तो मुझे बता देना, मैं उसे डेफिनेटली साइन कर दूंगी। जुन हुई कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। वूफे कहती है, अगर मेरे डैड ने प्रीनअप दिया तो मैं उसे फाड़ दूंगी, और इतना कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ यांग हुआ अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था। चिन शी गेम के बीच में उसे डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन यांग हुआ पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। इससे चिन शी गुस्सा हो जाती है। वो उसका मोबाइल लेती है और उसे किस करती है। फिर वो दोनों साथ में सो जाते हैं। अगली सुबह यांग हुआ ऑफिस जाता है, जहां उसे अपने नए क्लाइंट्स, जो उसके पुराने बॉस मिस्टर कुई हैं, के प्रोडक्ट पर शक होता है। इससे उसका बॉस गुस्सा हो जाता है और उसे फायर कर देता है।
जब यांग हुआ घर आता है तो उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि अंदर कोई चोर हो सकता है, इसलिए वो चोर को मारने के लिए एक डंडा उठाता है। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि चिन शी उसके लिए खाना बना रही है, लेकिन उसने सारा खाना जला दिया है और उसने अपना हाथ भी जला लिया है। यांग हुआ कहता है, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम खुद को फोर्स क्यों कर रही हो? तुम मुझे बता सकती थी, मैं खाना ले आता। चिन शी कहती है, तुम भी तो काम पर थे, वैसे तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? यांग हुआ जवाब देता है, मैं कुछ लेने आया था, मैं जल्दी ही चला जाऊंगा। तभी डिलीवरी मैन खाना लेकर आता है। फिर चिन शी एक्सप्लेन करती है, मैंने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए खाना बनाने का प्लान किया था, लेकिन खाना जल गया तो मैंने ऑर्डर कर दिया और मैं तुम्हें बताने वाली थी कि ये मैंने खुद बनाया है, लेकिन तुम जल्दी घर आ गए। यांग हुआ कहता है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? चिन शी उसे हक करती है और कहती है, मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि सिर्फ तुम ही मेरी केयर नहीं कर सकते, मैं भी तुम्हारी केयर कर सकती हूँ। यांग हुआ कहता है, क्या होगा अगर मैं किसी दिन अपनी जॉब खो दूं? चिन शी कहती है, मैं तुम्हें फिर भी सपोर्ट करूंगी, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है और तुम इसे जैसे चाहो जी सकते हो। फिर चिन शी यांग हुआ के साथ ऑफिस जाती है और कहती है, मैं यांग हुआ की वाइफ हूँ। उसका बॉस मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें फायर कर दिया तो तुम अपनी वाइफ को ले आए। चिन शी उससे यांग हुआ को फायर करने का रीजन पूछती है। बॉस कहता है, उसने वो काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। चिन शी कहती है, आप लेबर लॉस के बारे में तो जानते ही होंगे, आप यांग हुआ को तभी फायर कर सकते हैं जब उसने कंपनी का कोई रूल तोड़ा हो या वायलेंस किया हो, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब है कि आपने लेबर लॉ तोड़ा है और आपके खिलाफ केस होगा। बॉस गुस्से में पूछता है, तुम कौन हो? चिन शी जवाब देती है, मैं एक लॉयर हूँ और किसी एम्प्लॉय को फायर करने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि वो किससे कनेक्टेड है। इसके बाद वो स्वैग के साथ चली जाती है। यांग हुआ अपनी वाइफ के इंटेलिजेंस से बहुत इंप्रेस्ड होता है। अगले सीन में यांग हुआ और चिन शी साथ में घर जा रहे होते हैं। तभी एक पप्पी उनके पास आता है। यांग हुआ उसे उठाता है और चिन शी से कहता है, डियर, हमें हमारा बेबी मिल गया। चिन शी सोचती है, पहली बार यांग हुआ ने मुझे डियर कहा। अगले सीन में चिन शी और यांग हुआ घर लौटते हैं। चिन शी कहती है, अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो क्या गारंटी है कि तुम हमेशा उनसे प्यार करोगे? यांग हुआ उसे हक करता है और कहता है, अगर तुम्हारी बात करें तो मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। चिन शी कहती है, तुम्हारी शॉर्टलिस्ट में कौन है, सच बताओ। यांग हुआ कहता है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। अगले सीन में यांग हुआ अपनी जॉब रीजॉइन करता है और अपने फ्रेंड से अपोलोजाइज करता है। वो कहता है, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा। उसका फ्रेंड जवाब देता है, मेरे साथ चालाक बनना बंद करो और जैसा तुम यूजुअली बिहेव करते हो वैसा ही करो, और अगर तुम्हें सच में मेरी भलाई की परवाह है तो इसके बारे में सोचना बंद कर दो। मेरे लिए इतना ही काफी है और अपनी जॉब छोड़ने की बात मत करो, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट तुम्हें प्रमोट करना चाहते हैं। यांग हुआ सरप्राइज होकर रीजन पूछता है। उसका फ्रेंड कहता है, प्रेसिडेंट को तुम्हारे बॉस के फ्रॉड के बारे में पता चल गया। अगले सीन में जब यांग हुआ अपनी डेस्क पर बैठता है तो उसका कलीग उसे वेलकम पार्टी के बारे में बताता है, लेकिन यांग हुआ मना कर देता है। कलीग कहता है, अगर तुम फ्री नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यांग हुआ जवाब देता है, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास बस पैसे नहीं है। तो सब उसे ट्रीट देने की ऑफर करते हैं, जिससे वो खुश हो जाता है। अगले सीन में चिन शी यांग हुआ को पिक करती है और उसे एक नई ड्रेस देती है। यांग हुआ पूछता है, तुमने मेरे लिए नई ड्रेस क्यों खरीदी? चिन शी कहती है, मिस यी हुई ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। यांग हुआ पूछता है, उन्होंने मुझे क्यों इनवाइट किया? चिन शी कहती है, तुम्हें वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। वैसे मुझे बताओ, क्या अब ऑफिस में कोई तुम्हें परेशान करता है? यांग हुआ जवाब देता है, अब मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। चिन शी हंसती है और कहती है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि मैं बहुत डेंजरस हूँ? यांग हुआ कहता है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन हाँ, तुम्हारे प्रोटेक्शन में रहना मेरे लिए अच्छा है। उसके बाद वो चले जाते हैं। अगले सीन में वो दोनों डिनर के लिए तैयार होते हैं। चिन शी कहती है, क्या तुम अपनी पिछली जॉब पर वापस नहीं जाना चाहते? यहाँ तुम अपनी स्मार्टनेस और नॉलेज वेस्ट कर रहे हो। यांग हुआ कहता है, ये वेस्ट कैसे हो रही है? मैं अपनी स्मार्टनेस से अपनी लाइफ को आसान बना रहा हूँ। उसके बाद वो डिनर के लिए निकल जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो मिस यी हुई उन्हें बुलाती हैं। चिन शी यांग हुआ से कहती है, नर्वस मत होना, मुस्कुराते रहो और नेचुरल दिखो। यांग हुआ जवाब देता है, मैं तो नेचुरली बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन तुम अननेचुरल लग रही हो। चिन शी कहती है, चलो कोई बहाना बनाकर घर चलते हैं। यांग हुआ हंसता है और कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहाना क्यों बनाना? यांग हुआ उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है, भले ही मेरी आइडेंटिटी फेक है, मेरा एक्सपीरियंस रियल है, मैं इतनी जल्दी एक्सपोज नहीं होऊंगा।
बस मुस्कुराती रहो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अगले सीन में यांग हुआ वहां अपने पुराने सहयोगी से मिलता है जिसने कंपनी को लॉस करवाया था, लेकिन सारा ब्लेम यांग हुआ पर डाल दिया था। जब सब खाना खा रहे होते हैं तो कलीग यांग हुआ और चिन शी के बारे में बात करता है। यांग हुआ ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और जाने का बहाना बनाता है। वॉशरूम में यांग हुआ अपना पास्ट याद करता रहता है। इसके बाद यांग हुआ चिन शी को कॉल करता है और कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा तो तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए, लेकिन खुद ड्राइव मत करना, तुमने ड्रिंक की है। चिन शी पूछती है, तुम कहाँ हो, लेकिन यांग हुआ नहीं बताता और कॉल काट देता है। अगले सीन में चिन शी टैक्सी से जा रही होती है और सड़क के किनारे यांग हुआ को देखती है। वो उसके पास जाती है और पूछती है, तुम इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हो? यांग हुआ कुछ नहीं कहता और उसे हक करके रोने लगता है। इसके बाद चिन शी उसे एक रेस्टोरेंट ले जाती है। जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो जून हुई और वूफे वहां पहुंच जाते हैं। यांग हुआ और चिन शी उन्हें देखते हैं और जाने लगते हैं। तभी एक वेटर खाना लेकर गुजरता है जो चिन शी पर गिरने ही वाला होता है। जून हुई उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गर्म खाना उसके हाथ पर गिर जाता है जिससे उसका हाथ जल जाता है। इसके बाद चिन शी और यांग हुआ अपने घर वापस चले जाते हैं। रास्ते में यांग हुआ कहता है, तुम जून हुई को कॉल कर सकती हो, उसका हाथ काफी जल गया है। मुझे लगता है वो एक अच्छा लड़का है। अगर तुम दोनों की शादी हो जाती तो तुम ज्यादा खुश रहती। चिन शी कहती है, मुझे परवाह नहीं कि वो कैसा है, इसके अलावा मैं अब मैरिड हूँ। यांग हुआ कहता है, ये एक फेक मैरिज है, लोगों को मुझ पर शक है, मैं किसी भी टाइम एक्सपोज हो सकता हूँ। चिन शी कहती है, मुझे तुम्हें वहां नहीं ले जाना चाहिए था, मेरी वजह से तुम किसी ऐसे इंसान से मिले जिससे तुम नफरत करते हो। यांग हुआ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले चिन शी यांग हुआ के रूम में जाती है और कहती है, ब्रेकफास्ट कर लो। यांग हुआ मुस्कुराता है और कहता है, मुझे थोड़ी देर और सोना है। चिन शी हल्के से मुस्कुराती है और ऑफिस चली जाती है। तभी यांग हुआ के डैड उससे मिलने आते हैं और कहते हैं, कल ली डाई मुझसे मिलने आई थी। उसने मुझे बताया कि तुम्हारा एक्स बॉस मिस्टर क्वी फ्रॉड के लिए जेल में है और ली डाई उसका केस हैंडल कर रही है। वो चाहती है कि तुम उसके लिए एक विटनेस बनो। इस पर यांग हुआ कहता है, मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग हुआ डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे मिस्टर क्वी की हेल्प करनी चाहिए या नहीं। वो अपने पेट टर्टल्स के पास जाता है और इस मामले में उनकी हेल्प लेने का डिसाइड करता है। यांग हुआ एक टेबल पर 2 प्लेट्स रखता है, एक में ज्यादा खाना और दूसरी में कम खाना। फिर वो टर्टल से कहता है, अगर तुम ज्यादा खाने वाली प्लेट चुनते हो तो मुझे मिस्टर क्वी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, और अगर तुम कम खाने वाली प्लेट चुनते हो तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद वो टर्टल से चूज करने के लिए कहता है। टर्टल कम खाने वाली प्लेट की तरफ बढ़ने लगता है। यांग हुआ उसे ज्यादा खाने वाली प्लेट की तरफ मोड़ता है और कहता है, देखो यहाँ ज्यादा खाना है, तुम कम खाने वाली प्लेट की तरफ क्यों जा रहे हो? लेकिन टर्टल फिर से कम खाने वाली प्लेट ही चुनता है। यांग हुआ सेटिस्फाइड नहीं होता, इसलिए वो दूसरे टर्टल से भी चूज करने के लिए कहता है। दूसरा टर्टल भी कम खाने वाली प्लेट की तरफ ही जाता है। इसके बाद जब चिन शी घर आती है तो यांग हुआ उससे अपने पैर गर्म पानी में डालने के लिए कहता है। वो उससे पूछता है, अगर मैं पहले जैसा होता तो क्या तुम मुझे फिर भी पसंद करती? चिन शी मुस्कुराती है और कहती है, तुम अब जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। इसके बाद वो यांग हुआ से भी अपने पैर पानी में डालने के लिए कहती है और वो उसे एंजॉय करने लगते हैं। अगले सीन में यांग हुआ अपने फ्रेंड को बताता है, मैंने अपना प्रमोशन रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया था, मैं बस एक लोन लेना चाहता था जो मैं इस पोजीशन पर रहते हुए भी ले सकता हूँ। यह सुनकर उसका फ्रेंड परेशान होकर कहता है, मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ और एक बार भी प्रमोट नहीं हुआ, मैंने सोचा था कि तुम अपने साथ मुझे भी प्रमोट करवा दोगे। यंग हुआ मुस्कुराता है और जवाब देता है, तुम्हें इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता तो तुम अपने प्रमोशन के बारे में कैसे सोच सकते हो? उसका फ्रेंड कहता है, मैंने तो अपनी वाइफ को भी बता दिया था कि मैं प्रमोट होने वाला हूँ, अब मैं उसे क्या बताऊंगा? वो वरिड था। और ये सब सुनकर यंग हुआ को बहुत हंसी आती है। अगले सीन में यंग हुआ टेस्टिमोनी देने के लिए कोर्ट जाता है। यंग हुआ वहां जाकर मिस्टर क्वी के पक्ष में गवाही देता है, लेकिन मिस्टर क्वी का केस अभी भी चल रहा है। दूसरे कोर्ट रूम में एक और केस चल रहा होता है। एक लड़की नेम्ड याओ याओ केस हारने के बाद दुखी बैठी होती है। बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ याओ याओ का इंटरव्यू लेने के लिए वेट कर रही होती है। वो उनसे बचने की कोशिश कर रही होती है जब यंग हुआ आता है और उसे अपनी कार में बिठाकर सुरक्षित ले जाता है। इसके बाद यंग हुआ एक सीन याद करता है जिसमें दिखाया जाता है कि याओ याओ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वो एक साथ बहुत खुश थे। प्रेजेंट में याओ याओ यंग हुआ से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यंग हुआ कहता है, उन रिपोर्टर्स को तुम्हारा होम एड्रेस पता चल गया है तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए कहीं और चले जाना चाहिए। तभी लू दाई भी उनका वेट कर रही होती है। वो कार में बैठती है और कहती है, मिस्टर क्वी को हार्ट अटैक आया है इसलिए हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। इसके बाद याओ याओ कार से उतर जाती है और वो दोनों चले जाते हैं। फिर याओ याओ अपना पास्ट याद करती है जहां वो यंग हुआ को छोड़ रही थी क्योंकि वो जॉब के लिए कनाडा जा रहा था।
यंग हुआ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन याओ याओ कहती है तुम मिस्टर क्यूई के साथ कनाडा जा रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें अपनी डॉटर से शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेगा? यंग हुआ जवाब देता है मैं वहां काम के लिए जा रहा हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। लेकिन याओ याओ उसे ये कहते हुए छोड़ देती है तुम्हें सिर्फ अपने काम की परवाह है, तुम प्यार डिजर्व नहीं करते। अगले सीन में जब चिन शी घर आती है तो उसे ली दाई का कॉल आता है। ली दाई कहती है मुझे यंग हुआ काफी पसंद आने लगा है, अब बताओ तुम दोनों डिवोर्स कब ले रहे हो, या उसे छोड़ने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? इस पर चिन शी कहती है अगर तुम्हारे पास और कुछ बात करने के लिए नहीं है तो मैं ये कॉल एंड कर रही हूँ। ली दाई कहती है मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं आज याओ याओ से मिली और मेरे पास तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव न्यूज है कि यंग हुआ और याओ याओ एक दूसरे को पहले से जानते थे। इतना ही नहीं, वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी थे। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम और यंग हुआ रियल कपल नहीं हो, तो ये तुम्हारे रिलेशनशिप पर अफेक्ट नहीं करेगा। और अगर तुम्हें उनके बारे में और कुछ पता चले तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे लोगों की गॉसिप सुनना बहुत पसंद है। अगले सीन में यंग हुआ और चिन शी डिनर कर रहे होते हैं। चिन शी कहती है ली दाई ने मुझे बताया कि तुम अपने फ्रेंड से मिले। ये सुनकर यंग हुआ अपने फ्रेंड की बातें याद करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी वाइफ को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में मत बताना, वरना वो काफी अग्रेसिव हो जाएगी। मुझे इस बात का बहुत एक्सपीरियंस है। फिर यंग हुआ कहता है हाँ, हम बचपन में नेबर्स और क्लासमेट्स थे। चिन शी कहती है मैं उससे मिली, वो काफी प्रिटी है, तो वो बचपन में भी प्रिटी रही होगी। इस पर यंग हुआ कहता है वो सबको बुली करती थी, सबको उसकी बात माननी पड़ती थी। चिन शी कहती है तो क्या तुम भी उसकी बात मानते थे? यंग हुआ कहता है हाँ, मैं भी उससे बहुत डरता था। फिर चिन शी कहती है मुझे लग रहा है तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें ये सब कहने की ट्रेनिंग दी है, जिस पर वो कुछ नहीं कहता। फिर चिन शी कहती है ली दाई मुझे बता रही थी कि जब तुम कोर्ट में थे तो तुमने अपनी डियर याओ याओ को वहां से बचाया। इस पर यंग हुआ कहता है ये क्या बकवास कर रही हो, वो मेरी डियर नहीं है, वो बस मेरी क्लासमेट थी। फिर यंग हुआ को अपने डैड का कॉल आता है तो वो बात करने अपने रूम में चला जाता है। उसके डैड यंग हुआ से कहते हैं चिन शी को याओ याओ के बारे में मत बताना, लेकिन उससे अच्छे से बात करना। जब यंग हुआ बाहर आता है तो वो चिन शी से कहता है चलो एक गेम खेलते हैं, लेकिन चिन शी कहती है मेरा अभी कुछ भी करने का मूड नहीं है। यंग हुआ पूछता है क्या तुम मुझसे एंग्री हो? चिन शी कहती है अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, और अपने रूम में चली जाती है। अगले सीन में यंग हुआ अपने फ्रेंड को सब कुछ बताता है, जो कहता है अच्छा हुआ तुम्हारे डैड ने कॉल करके तुम्हें बचा लिया, वैसे चिन शी ने तुम्हें अपने कंट्रोल में कर लिया है। तुम हमेशा कहते थे कि सिर्फ पागल लड़के ही लड़कियों के कंट्रोल में होते हैं, तो अब मैं तुम्हें भी पागल ही समझूंगा। जिस पर यंग हुआ कुछ नहीं कहता। फिर यंग हुआ उठकर जाने लगता है और उसका फ्रेंड उसके पीछे जाता है और पूछता है याओ याओ से दोबारा मिलकर कैसा लगा? अगर तुम्हें चिन शी और याओ याओ में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? यंग हुआ कहता है मुझे कभी चुनना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में यंग हुआ का फ्रेंड उससे पूछता है क्या तुमने किन शी को याओ याओ के बारे में बताया? और अगर किन शी और याओ याओ की फाइट हुई तो तुम किसकी साइड लोगे? लेकिन यंग हुआ उसे इग्नोर करके चला जाता है। अगले सीन में चिन शी घर आती है और यंग हुआ को बताती है मुझे एक केस के सिलसिले में याओ याओ से मिलना है। यंग हुआ पूछता है तुम कब जा रही हो? चिन शी कहती है तुम ये जानने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हो? मेरा एक केस है और मुझे उसके लिए तुम्हारी याओ याओ की जरूरत है। यंग हुआ कहता है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। चिन शी कहती है अगर तुमने उसे एक बार डेट किया तो यह नॉर्मल है। यंग हुआ कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैंने उसे डेट किया? चिन शी कहती है तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुमने उसे डेट किया, तुम सीक्रेट छिपाने में उतने अच्छे नहीं हो। फिर यंग हुआ कहता है याओ याओ और मैं साथ में बड़े हुए, लेकिन कॉलेज जाने के बाद हम में अट्रैक्शन डेवलप हुआ और ब्रेकअप मेरी वजह से हुआ। मैं इतना इमेच्योर था कि मैंने ब्रेकअप के बाद उससे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की। चिन शी कहती है तो तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे? यंग हुआ जवाब देता है मैं पास को रिवील करके प्रेजेंट को बर्बाद नहीं करना चाहता था। फिर चिन शी कहती है बताओ तुम दोनों ने आखिरी बार हाथ कब पकड़ा था? वो कहता है चिल्ड्रंस डे प्रमोशन के दौरान। चिन शी कहती है मैं बड़े होने के बाद की बात कर रही हूँ। अच्छा बताओ तुम अपनी फर्स्ट डेट पर कब गए थे? वो कहता है कॉलेज हॉलीडेज के दौरान हम एक मूवी देखने गए थे। फिर चिन शी कहती है ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है, अगर तुम्हें याओ याओ के पास वापस जाने का चांस मिले तो तुम क्या करोगे? यंग हुआ कहता है तुम ऐसी चीज के बारे में क्यों पूछ रही हो जो नहीं होगी, ऐसे क्वेश्चंस पूछो जो एग्जिस्ट करते हैं। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। अगले सीन में मिस यी हुई यांग हुआ और किन शी को डिनर पर इनवाइट करती हैं, लेकिन वू फे ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि किन शी की मैरिज फेक है। तो किन शी उनसे कहती है हाँ मैंने अपना मैरिज स्टेटस आपसे छिपाया, लेकिन मैं आपको कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि आप अपनी कंपनी में कुछ रूल्स बदलें। सिंगल फीमेल लॉयर्स को भी वही चांसेस दें जो आप मैरिड लॉयर्स को देती हैं।
अगले दिन किन शी ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन वो नर्वस होती है कि वो वहाँ के लोगों को कैसे फेस करेगी। फिर वो सोचती है, लेकिन मुझे जाना होगा क्योंकि मैं घर पर रहकर यांग हुआ की तरह पैसे नहीं कमा सकती। ये सोचकर वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब वो मिस यी हुई के ऑफिस जाती है तो वो फिर से अपोलोजाइज करती है और कहती है, आप मुझे जो भी पनिशमेंट देना चाहती हैं मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी। मिस यी हुई उसे डिमोट कर देती है, जिससे उसके पास हैंडल करने के लिए कोई केस नहीं बचता। तो वो अपने कॉलीग्स को चाय और कॉफी सर्व करने लगती है। दूसरी तरफ यांग हुआ अपने फ्रेंड को बताता है, मैं एक नया घर खरीदना चाहता हूँ। उसका फ्रेंड उस पर यकीन नहीं कर पाता। फिर यांग हुआ कहता है, तुम्हें याद है कि तुम मुझे बैंक से लोन दिलाने में हेल्प करोगे? उसका फ्रेंड कहता है, तुम बहुत बदल गए हो। तुम सोचते थे कि जो लोग जॉब करते हैं और घर खरीदते हैं वो पागल होते हैं। अब तुम भी हमारी तरह पागल हो गए हो, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। फिर यांग हुआ कहता है, मैं किन शी को एक घर देकर प्रपोज करना चाहता हूँ, इस बारे में किसी को मत बताना, और चला जाता है। अगले सीन में ली दाई किन शी को कॉल करती है और उसे बताती है, याओ याओ का 5 साल का ईद सन है। वो अपने डैड के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है और जल्द ही वापस आने वाला है। ये सुनकर किन शी पूछती है, तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? ली दाई कहती है, तुम्हारी फेक मैरिज एक रियल मैरिज में बदल गई है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड तुम दोनों के बीच आ सकती है, तो याओ याओ के केस से दूर रहो और यांग हुआ को भी दूर रखो। अगर वो दोनों वापस एक साथ आ गए तो तुम क्या करोगी? इसके बाद किन शी कॉल काट देती है और जाने लगती है। जून हुई पास में ही बैठा था और उसने बहुत पी रखी थी। किन शी उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो फिर उसे कार में बिठाने में हेल्प करती है और उसे ड्राइव करने लगती है। किन शी उसका एड्रेस पूछती है और वो उसे किन शी का एड्रेस दे देता है। इस बीच यांग हुआ घर पर किन शी का वेट कर रहा होता है। किन शी उसे हेल्प के लिए कॉल करती है। किन शी ने रास्ते में कार रोक दी थी क्योंकि जून हुई ने उसे अपना एड्रेस नहीं दिया था। वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए पास के होटल में एक रूम बुक कर दूंगी। फिर वो यांग हुआ को कॉल करती है और पूछती है, तुम कहाँ पहुंचे? जून हुई उसके हाथ से फोन ले लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। किन शी उससे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं छोड़ता। यांग हुआ ये सुन लेता है और वरीड होने लगता है। जब यांग हुआ पहुंचता है तो जून हुई किन शी को हक करता है और कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें जितना अवॉइड करने की कोशिश की, तुम्हारे लिए मेरा प्यार उतना ही बढ़ता गया। किन शी कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं पहले से ही मैरिड हूँ। जून हुई कहता है, मुझे पता है तुम्हारी मैरिज फेक है, तो उसे छोड़कर मुझसे शादी कर लो। वो उसे मना कर देती है। जून हुई फिर पूछता है, क्या तुम यंग हुआ को पसंद करती हो? यंग हुआ भी उसके जवाब का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो कहती है, उससे तुम्हें क्या, जाओ और रेस्ट करो। उसी मोमेंट यंग हुई उसके पास जाता है, चिन शी को अपने साथ लेता है और चला जाता है। वो घर लौटते हैं और चिन शी यंग हुआ को एक्सप्लेन करने लगती है। यंग हुआ पूछता है, तुम एक रियल मैरिज क्यों नहीं चाहती? चिन शी कहती है, मैं तुमसे पहले से ही मैरिड हूँ और मैं इस मैरिज से खुश हूँ। यंग हुआ फिर पूछता है, डू यू लव मी? चिन शी कहती है, मुझे लगता है हम पहले से ही एक रिलेशनशिप में हैं। फिर यंग हुआ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लाता है और कहता है, हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स तोड़े हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय हमने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ेंगे, इसीलिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा हूँ और हम डिवोर्स ले लेंगे। चिन शी उसे हक करती है और कहती है, मुझे पता है तुम जुन हुई की वजह से अपसेट हो, तुम बहुत थक गए हो, जाओ और रेस्ट करो। इस बीच यंग हुआ की आंखों में भी आंसू थे। जब वो जाने लगती है तो यंग हुआ कहता है, कल हम जाकर डिवोर्स पेपर साइन करेंगे। इस पर चिन शी कहती है, क्या तुम सच में डिवोर्स चाहते हो? वो प्रोमिसेस अब कहाँ हैं जब तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मुझे सपोर्ट करोगे? यंग हुआ कहता है, मुझे ये सब याद है, लेकिन तुम इस मैरिज का मतलब नहीं समझ रही हो। ये तुम्हें एक रियल लाइफ नहीं दे सकती और ना ही तुम्हारी हेल्प कर सकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा एक झूठी लाइफ जियो, इसलिए हम कल डिवोर्स ले लेंगे। इतना कहकर वो चला जाता है और चिन शी उसकी बातों पर रोने लगती है। अगले सीन में दोनों का डिवोर्स हो जाता है और वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में चिन शी घर आती है, लेकिन यंग हुआ अब वहां नहीं था। वो हमेशा उसके लिए डिनर तैयार करता था। वो यंग हुआ को बहुत मिस करती है, इसलिए वो उसके रूम में देखने जाती है कि क्या उसने कोई लेटर छोड़ा है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अगले सीन में याओ याओ का सन सनी ऑस्ट्रेलिया से लौटता है। याओ याओ उसे ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन सनी कहता है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, तो मेरा हाथ मत पकड़ो। इस पर याओ याओ कहती है, तुम बड़े हो गए हो, लेकिन मैं अभी भी बच्ची हूँ, तो मेरा हाथ पकड़कर चलो। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में एक बच्चा यंग हुआ से टकराकर गिर जाता है। बच्चे की मदर यंग हुआ पर गुस्सा हो जाती है और यंग हुआ कहता है, बच्चा पहले मुझसे टकराया था और इसकी वजह से मेरा फोन भी टूट गया। बच्चे की मदर कहती है, बच्चे झूठ नहीं बोलते, अब तुम्हें उसकी मेडिकल फी पे करनी होगी। उसी मोमेंट सनी आता है और आंटी से कहता है, इस अंकल की कोई गलती नहीं है। आंटी कहती है, तुम्हें क्या पता, तुम अभी आए हो और तुम अभी भी बच्चे हो। सनी कहता है, आपने ही तो कहा था कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, तो मैं भी तो बच्चा हूँ। आंटी उस पर गुस्सा होने लगती है और कहती है, तुम्हारा इससे क्या रिलेशन है, ये तुम्हारा डैड नहीं है,
उसने ही तुम्हें ये सब कहने के लिए कहा होगा। सनी यंग हुआ के पीछे छिप जाता है और कहता है, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप सीसीटीवी चेक कर सकती हैं। फिर आंटी चली जाती है। जब यंग हुआ सनी के पीछे जा रहा होता है तो याओ याओ सनी को लेने आती है। तब यंग हुआ को रियलाइज होता है कि सनी याओ याओ का सन है। ये जानकर यंग हुआ थोड़ा अपसेट हो जाता है। अगले सीन में यांग हुआ याओ याओ और ली दाई के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। एक वेटर आता है और उन्हें खाना ऑर्डर करने के लिए कहता है और सनी वही खाना ऑर्डर करता है जो यांग हुआ ऑर्डर करता है। इसके बाद वो याओ याओ के केस के बारे में बात करते हैं और यांग हुआ याओ याओ की उसके केस में हेल्प करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में यांग हुआ और याओ याओ अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि ली दाई और सनी बाहर चले गए थे। याओ याओ कहती है, मैंने तुमसे करियर और मेरे बीच चूज करने के लिए कहा था और तुमने करियर चुना, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तब बहुत स्टबर्न थी, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। इसके बाद याओ याओ सनी के साथ चली जाती है। ली दाई यांग हुआ से कहती है, मुझे कुछ समझ आने लगा है लेकिन मेरे पास अभी प्रूफ नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये चिनशी को बताना चाहिए? यांग हुआ कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। अगले दिन ली दाई चिनशी को कॉल करती है और उसे बताती है, अगर तुम याओ याओ के सन को देखोगी तो तुम्हें भी शक होगा। वो बिल्कुल यांग हुआ जैसा दिखता है और यांग हुआ भी याओ याओ के केस को लेकर सीरियस लगता है। चिनशी कहती है, क्या तुमने मुझे सिर्फ ये बताने के लिए कॉल किया था? ली दाई कहती है, हाँ, मैं बस तुम्हें रिमाइंड करना चाहती थी कि यांग हुआ पर नजर रखो ताकि वो तीनों एक हैप्पी फैमिली ना बन जाए। इतना कहकर वो कॉल काट देती है। फिर चिनशी टेबल पर रखी उन दोनों की एक फोटो देखती है और एक पास सीन याद करती है जहां चिनशी यांग हुआ से एक कैजुअल फोटो लेने को कहती है, लेकिन यांग हुआ उसका पोज खराब कर देता है। फिर चिनशी उससे फोटो डिलीट करवाती है और वो एक और कपल फोटो लेते हैं। अगले दिन चिनशी याओ याओ से मिलने उसके घर जाती है। चिनशी पूछती है, बताओ तुम्हारा सन कहाँ है? और याओ याओ कहती है, वो ट्यूशन क्लास गया है। तुम यहाँ क्यों आई हो? चिनशी कहती है, मैं बस तुम्हें ये बताने आई थी कि यांग हुआ से दूर रहो, लेकिन ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। उसी मोमेंट याओ याओ कहती है, तुम क्या सोच रही हो? बताओ तुम क्यों आई हो? चिनशी कहती है, तुम यांग हुआ को मिसलीड क्यों कर रही हो? तुम ऐसा एक्ट क्यों करती हो जैसे सनी यांग हुआ का सन है? याओ याओ कहती है, मैं उसे मिसलीड नहीं कर रही, वो हमेशा दूसरों की केयर करता है, इसलिए वो मेरी भी हेल्प कर रहा है। जाने से पहले चिनशी याओ याओ से कहती है, चाहे सनी यांग हुआ का सन हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यांग हुआ मेरा है और मेरा ही रहेगा। उसके जाने के बाद याओ याओ यांग हुआ को बाहर आने के लिए कहती है जो अंदर छिपा हुआ था। याओ याओ उससे कहती है, तुमने सुना होगा जो चिनशी ने अभी कहा, तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरी हेल्प कर रहे थे? यांग हुआ कहता है, वो बहुत केयरलेस है, मुझे नहीं पता उसे लॉयर किसने बनाया। फिर याओ याओ यांग हुआ को वो पैसे देने की कोशिश करती है जो उसने उसकी हेल्प के लिए दिए थे, लेकिन यांग हुआ लेने से मना कर देता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं इस बारे में चिनशी को नहीं बताऊंगा, और चला जाता है। अगले सीन में जब चिनशी वापस जा रही होती है तो उसे यांग हुआ का एक प्रॉमिस याद आता है जिसमें यांग हुआ कहता है, मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें लाइफ टाइम प्यार करूंगा। और उसे वो सीन भी याद आता है जब उसने डिवोर्स लेने की बात की थी। उसके बाद जब वो घर जाती है तो वो देखती है कि उसका घर पूरी तरह से क्लीन था और डिनर पहले से ही प्रिपेयर्ड था। उसने सोचा कि उसकी मॉम ने ये सब किया होगा, इसलिए वो अपनी मॉम को थैंक्स का मैसेज भेजती है। अगले दिन ऑफिस में वो यांग हुआ का नंबर ब्लॉक कर देती है। अगले सीन में याओ याओ ली दाई को बताती है, यांग हुआ भी मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। ली दाई कहती है, वो यांग हुआ है, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं कि तुम उसे अपने साथ ले जा रही हो। तो याओ याओ कहती है, वैसे भी यांग हुआ और चिनशी का डिवोर्स हो चुका है। तभी चिनशी भी वहां पहुंच जाती है और ली दाई चिनशी से कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है? ली दाई कहती है, चिनशी ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम यंग हुआ को उससे दूर ले जा रही हो। उसी मोमेंट चिनशी कहती है, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। याओ याओ कहती है, हमारी फ्लाइट कल सुबह 11 बजे है, अगर तुम में हिम्मत है तो उसे रोक लो। फिर वो चली जाती है। यंग हुआ उसे लेने आता है और याओ याओ उसे अपने साथ ले जाती है। इस बीच ली दाई चिनशी से कहती है, जाओ और उसे रोको, लेकिन चिनशी नहीं जाती। दूसरी तरफ याओ याओ यंग हुआ से कहती है, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो तुमने फाइट क्यों की? यंग हुआ कहता है, मैं चिनशी को किसी से भी ज्यादा पसंद करता हूँ। तो याओ याओ कहती है, तुम उसके पास जा सकते हो, लेकिन तुम चाहते हो कि वो खुद तुम्हारे पास आए। दूसरी तरफ चिनशी यंग हुआ को रोकने आती है, लेकिन यंग हुआ पहले ही जा चुका था। तो चिनशी बारिश में भीगते हुए जाने लगती है जब उसका ब्रदर एक अम्ब्रेला लेकर आता है और चिनशी अपने ब्रदर को हग करके रोने लगती है। अगली सुबह यंग हुआ याओ याओ और सनी के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। अगले सीन में चिनशी की मॉम चिनशी के घर आती हैं और कहती हैं, घर इतना गंदा क्यों है? चिनशी कहती है, मैंने कल ही घर क्लीन किया था और खाना बनाया था। उसकी मॉम कहती हैं,
मैं कल यहाँ नहीं आई थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें यंग हुआ उसका घर क्लीन करता है और खुशी खुशी उसके लिए खाना बनाता है। फिर उसकी मॉम उसे बताती हैं, हमें तुम्हारे डिवोर्स के बारे में पहले से ही पता था। जब तुम दोनों का डिवोर्स हुआ, यंग हुआ हमारे घर आया था और हमें बताने लगा कि आपने इतने सारे डिवोर्सेस अरेंज किए हैं कि अब आप मैरिज से डरने लगी हैं। मैंने उसे डिवोर्स दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे साथ एक फेक लाइफ जिए। मैं उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन प्लीज मुझे बिना शादी किए उसकी केयर करने की परमिशन दीजिए। ये सब सुनकर चिन शी तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ याओ याओ यंग हुआ से कहती है, क्या होगा अगर हमारा प्लान हम पर ही बैकफायर कर गया? यंग हुआ कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर याओ याओ कहती है, क्या तुम सच में मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते? वहाँ चिन शी जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं। वो फिर उसे गुड बाय कहने के लिए हक करने के लिए कहती है, लेकिन यंग हुआ कहता है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। याओ याओ फिर उसे वो पैसे लौटा देती है जो उसने उसे दिए थे। अगले सीन में चिन शी एयरपोर्ट पर हर जगह यंग हुआ को ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं नहीं पाती। तभी यंग हुआ चिन शी के पीछे से गुजरता है और एब्रॉड चला जाता है। फिर हमें 7 महीने बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहां चिन शी और ली दाई का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। उसी मोमेंट मिस यी हुई चिन शी को रीहायर करती हैं और उसे कंपनी में पार्टनर बना देती हैं और मिस्टर जिन कहते हैं, अब से सिंगल फीमेल्स को भी मैरिड फीमेल्स जितने ही चांसेस मिलेंगे। मिस यी हुई कहती हैं, यंग हुआ सही था कि हमें अपने रूल्स बदलने चाहिए। उसी मोमेंट चिन शी अपनी और यांग की फोटो देख रही होती है और फिर पूछती है, क्या आप अभी भी यांग हुआ के कांटेक्ट में हैं? मिस हुई कहती हैं, हाँ, वो अब अब्रॉड में एक कंपनी का सीईओ बन गया है। हम वहाँ अपनी कंपनी की एक ब्रांच खोल रहे हैं और वो ओपनिंग के लिए आएगा। अगले सीन में चिन शी के ब्रदर का एक बेबी होता है और वो बहुत खुश होते हैं। उनकी हैप्पी फैमिली को देखकर चिन शी का मैरिज का डर भी दूर हो जाता है और वो सोचने लगती है, यांग हुआ बिल्कुल सही था कि मुझे ये सब समझने के लिए टाइम चाहिए था, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। अगले सीन में जब वो घर आती है तो वो देखती है कि कुछ लोग नए आइटम्स लाकर उसके घर के पास रख रहे हैं। उसी मोमेंट वो अपने घर के बाहर एक टर्टल देखती है और उससे कहती है, तुम कहाँ से आए हो और तुम जाने पहचाने क्यों लग रहे हो? उसी मोमेंट हम यांग हुआ को अब्रॉड से लौटते हुए देखते हैं और जैसे ही चिन शी उसे देखती है वो उसे हक कर लेती है। वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। फिर अंदर चिन शी यांग हुआ से पूछती है, तुम तो याओ याओ के साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो तुम वापस क्यों आए? यांग हुआ कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं याओ याओ के साथ गया था? फिर चिन शी कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और प्लीज मुझे फिर से छोड़कर मत जाना। फिर यांग हुआ उससे प्रॉमिस करता है, मैं तुम्हें फिर कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, और वो उसे हक कर लेती है। फिर चिन शी पूछती है, तुम याओ याओ के लिए वापस आए हो या मेरे लिए? यांग हुआ कहता है, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, पास्ट में भी तुम ही थी और फ्यूचर में भी तुम ही रहोगी। और फिर वो उसे किस करता है। यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है।